राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ वेटरन टेलीविज़न प्रोड्यूसर और राइटर शरद दत्त। शरद दत्त वरिष्ठ पत्रकार, फिल्मकार, लेखक और दूरदर्शन के बहुआयामी प्रोड्यूसर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो नाम जिसने भारतीय टेलीविजन को दिया एक खास मकाम। शरद दत्त का जन्म 1946 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ। लेकिन बंटवारे के बाद उनका नया ठिकाना बना दिल्ली। दिल्ली में ही उनका लालन पालन और पढ़ाई लिखाई हुई। जाकिर हुसैन कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, लेकिन फिल्मों में दिलचस्पी होने की वजह से ये डिग्री उनके कुछ खास काम न आ सकी। पढ़ाई के दौरान महज 17 साल की उम्र में शरद दत्त ने पहली बार रेडियो की एक नाटक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजयी भी हुए और आकाशवाणी से पहली बार एक युवा शरद दत्त का नाम अनाउंस किया गया। इस वाकये का शरद दत्त की जिंदगी पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने इसी क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। शरद दत्त ने करीब 6 साल आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में काम किया। रेडियो के बाद 1971 में उन्होंने उस दौर में पैर जमा रहे जनसंचार के नए माध्यम टेलीविजन में कदम रखा, और वो था भारत का एकमात्र टीवी चैनल दूरदर्शन। यहां शरद दत्त ने टेलीविजन की लगभग सभी विधाओं में हाथ आजमाया। आठ मार्च साहिर लुधियानवी की 90वीं जयंती। साहिर को हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, साहिर उतना ही बड़ा और विशाल बनता जाता है। साहिर ने अपनी शायरी के बारे में कहा था, दुनिया ने तजर्बातों और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। अपने कार्यकाल के दौरान शरद दत्त की कई मशहूर हस्तियों को दर्शकों से रूबरू करवाने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें शामिल हैं कुंदन लाल सहगल, अनिल बिस्वास, इंतजार हुसैन, फैज अहमद फैज, मुकेश, केदार शर्मा, नूरजहां, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन वगैरह। चाहे फिल्म हो या टेलीविजन, शरद दत्त के काम की खासियत रही बायोग्राफीज। आज हम एक महान संगीतकार सी रामचंद्र की जयंती पर उनके संगीत और जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं को आपके साथ शेयर करेंगे। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। पलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। सी रामचंद्र उर्फ चितलकर रामचंद्र उर्फ अन्ना साहब में संगीत के वे सभी तत्व मौजूद थे जिनके विस्तार से सिने संगीत की अलग अलग धाराएं निकली। टेलीविजन के अलावा शरद दत्त लेखन में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। फिल्मों समेत विविध विषयों से जुड़ी कई किताबों के अलावा उनके द्वारा सह संपादित मशहूर कथाकार सादत हसन मंटो की 5 खंडों में प्रकाशित रचनावली दस्तावेज एक मॉन्यूमेंटल काम है। शरद दत्त को उनकी लिखी 2 किताबों ऋतु आए ऋतु जाए
और कुंदन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है। इनमें से पहली किताब प्रख्यात संगीतकार अनिल बिस्वास और दूसरी किताब सिंगर एक्टर कुंदन लाल सहगल के जीवन और कर्म को बड़ी खूबसूरती से सामने लाती है। आइए जानते हैं लगभग 4 दशकों तक टेलीविजन के लिए काम कर चुके शरद दत्त से भारतीय टेलीविजन के इतिहास और आज के टेलीविजन से जुड़ी उनकी कुछ चिंताओं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है शरद जी। आपको थोड़ा यादों में पीछे ले जाएंगे, काफ़ी पीछे ले जाएंगे और वहाँ से जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ होगा और किन सर्कमस्टांसेस में आप इस टेलीविज़न बिज़नेस में आए, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली कॉलेज में हुई और दिल्ली कॉलेज एक दिल्ली का तारीखी कॉलेज था, 350 साल पुराना। यानी पैदा भी आप यहीं हुए? नहीं, मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ, लेकिन मैं चंद महीने का था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मुझे पार्टीशन की कुछ यादें नहीं हैं। तो दिल्ली कॉलेज में हमारे एक प्रिंसिपल थे मिर्ज़ा महमूद बेग, जो आकाशवाणी के रेगुलर ब्रॉडकास्टर थे और जिनका आर्ट्स एंड कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी और वो खुद बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और लोग लड़के लड़कियों को बहुत इनकरेज करते थे कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आएँ, डांस ड्रामा में हिस्सा लें। और वो ये भी कहते थे कि रेडियो जाओ, अपना ऑडिशन दो। तो वो ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली कॉलेज जो था वो एक नर्सरी की उसकी वो थी नौयत की। वो अगर आप दिल्ली कॉलेज में हैं तो फिर आपका AIR में आना जो है वो एक शॉर्टकट हो जाएगा। ये जो दिल्ली कॉलेज होता है जी, ये आज भी होता है? ये आज दिल्ली कॉलेज जो है ये जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता है और ये पहले अजमेरी गेट पे होता था, अब ये तुर्कमान गेट के ठीक सामने है। तो बेग साहब की वजह से हम बहुत से जो लड़के लड़कियां थे उनका रेडियो से तारुफ हुआ और मुझे याद है कि एक वक्त में 30-35 लड़के लड़कियां जो थे वो दिल्ली कॉलेज के जो थे वो AIR में काम कर रहे थे डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। तो ये कौन सा सन रहा होगा और पहली बार आप रेडियो प्रेमिसेस में कब आए होंगे और तब रेडियो कहाँ था? रेडियो तो यहीं था, पार्लियामेंट सीट पे। तो यहाँ पर ये 43 में आया, पहले ये अलीपुर रोड पे था और वो भी एक तारीखी ऑल इंडिया रेडियो था जहाँ पर सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, नून मीम राशिद, उपेंद्र नाथ अष्ट जैसे लोग उससे जुड़े हुए थे। तो मेरा पहला जो रेडियो का वो था वो 62 में मेरा पहला वो हुआ जब मैं हायर सेकेंडरी करके पास आया तो। और उसकी भी दिलचस्प कहानी है कि उन दिनों एक रेडियो प्ले यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी रेडियो प्ले कंपटीशन हुआ करता था, वो बंद हो गया। तो उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियां हिस्सा लेते थे। वो प्ले लिखा भी होता था स्टूडेंट का, उसका प्रोड्यूसर भी स्टूडेंट होता था, उसमें जो एक्ट कर रहे होते वो कॉलेज स्टूडेंट होते थे। और इंटरेस्टिंग है कि ये रेडियो प्ले होता था। ये रेडियो प्ले होता था और वो रेडियो पर फिर ब्रॉडकास्ट भी होता था। अच्छा, जो जीतेगा जो जीतेगा। अच्छा। तो मुझे 63 में एक प्ले था कोयले की कीमत, जो मैंने लिखा था, एडेप्टेशन था प्राइस ऑफ कोल, हेरल्ड बिग हाउस की उस पर। तो उसका मैंने एडेप्टेशन किया था और वो फर्स्ट प्राइज़ मिला उसको। वो आज भी आकाशवाणी के संग्रहालय में है। और तो उस वक़्त मेरा नाम आकाशवाणी से प्रसारित हुआ कि अंतर विश्वविद्यालय रेडियो प्रतियोगिता के नतीजे घोषित हो गए हैं और प्रथम पुरस्कार दिल्ली कॉलेज को। तो वो एक बहुत बड़ा वो था। तो वो मेरा पहला तजुर्बा था एज ए नाटक लेखक का और आकाशवाणी से जोड़ने का। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और फिर मैंने 65 में ही न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ज्वाइन किया और वहाँ से फिर मैं दूरदर्शन में आया। लेकिन आपने जिन बेग साहब का जिक्र किया जी, वो तो ठीक है, वो तो पूरे कॉलेज में ही सबको एक तरह से इंस्पिरेशन का सोर्स थे। लेकिन जब आप घर की तरफ देखते हैं तो घर में आपके क्या माहौल था और आपके
वालिद क्या करते थे और क्या वो इस बात के लिए तैयार थे कि आप इस पेशे में जाएं, क्योंकि तब तो आप हायर सेकेंडरी ही कर रहे थे? नहीं, मैं कॉलेज में आ गया था और ये जब प्रतियोगिता हुई तो उसमें ये था कि जो उसमें आर्टिस्ट होते थे उनको 25 रुपये मेहनताना मिलता था, प्रोड्यूसर को 50 रुपये मिलता था और लेखक को 100 रुपये मिलता था। तो वो एक 17 साल के लड़के के लिए ये उस वक्त एक अचीवमेंट मानी गई। लेकिन आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जो मेरे वालिद थे उनको गाने का बहुत शौक़ था और नाटकों का बहुत शौक़ था, और वो एमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच के सिंगर थे और उन्होंने खुद नाटकों में हिस्सा लिया था और वो एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। और क्या करते रहे वो सरकारी मुलाजिम थे, पहले रेलवेज़ में थे, बाद में वो फूड कॉरपोरेशन में आ गए, उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बाद फूड कॉरपोरेशन बना। तो उन्होंने मुझे कभी भी डिस्करेज नहीं किया क्योंकि वो खुद इसमें दिलचस्पी थी उनकी। लेकिन मैं उनकी स्पोर्ट्समैन वाली क्वालिटीज़ तो नहीं कर सका अडॉप्ट, लेकिन मैंने उनके गाने उन नाटकों को ज़रूर किया और उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बचपन में लोरियों की जगह पंकज मलिक के गाने अपने फादर से सुने, के.एल. सहगल के गाने सुने, के.सी. डे के गाने सुने, और वो एक अलग डायरेक्शन में मुझे ले गए। और ये देखिए कि मैंने कालांतर में 4 डॉक्यूमेंट्रीज तो के.एल. सहगल पे बनाई दूरदर्शन के लिए, पंकज मलिक पे बनाई। तो वो कहीं ना कहीं घर में वो माहौल था। मेरी माँ को एतराज़ तो नहीं था, लेकिन वो कहती थी कि पढ़ाई पहले। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी माँ को मुझसे हमेशा ये शिकायत रही कि मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के लाइव टेलीकास्ट के लिए जाता था, तो वो मुझसे कहती थी कि आज सारी हिंदुस्तान में हर एक की छुट्टी, आज नेशनल हॉलीडे, और तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो। तो मैं उनसे कहता था कि अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो फिर आप लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे। तो वो बाद में जब उन्होंने मुझे आप और हम में देखा और मुझे उन्होंने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण दी, तो तब उनको लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की, वरना वो मेरे दूरदर्शन के ज्वाइन करने से ज़्यादा खुश नहीं थी। और लेकिन वालिद ने मुझे हमेशा इनकरेज किया। उनको मालूम था कि इसमें कोई करियर है? कैरियर तो देखिए बनाने से बनता है, और बेग साहब की प्रेरणा थी, मेरे बहुत से साथी वहाँ काम कर रहे थे, तो ये तो मैंने मन बना लिया था। हालांकि मेरी फैमिलीज़ में मेरे जितने भी कज़न्स वगैरह थे, दे वर ऑल प्रोफेशनल्स, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई आर्किटेक्ट था। लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मुझे अगर बनना है तो राइटर ही बनना है या वो डायरेक्टर ही बनना है। और घर में आप कितने भाई बहन? मैं अकेला हूँ। आप अकेले? जी। तो आपका कहना है कि आपने 65 में ज्वाइन कर लिया समाचार विभाग, न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न, ऑल इंडिया रेडियो। और तब उस वक्त इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती थी? ग्रेजुएशन। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लिखने का मुझे शौक़ था। कुछ देर मैंने इंडियन एक्सप्रेस में इंटर्नशिप भी की थी, उसका मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन रेडियो मेरे लिए एक बिल्कुल ऐसी विंडो था जिसने मेरे होराइज़न को बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि उस वक्त न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न में एक से एक उम्दा लोग थे। मेरे जो पहले बॉस थे न्यूज़ में वो थे भवानी सेन गुप्ता, जो चाणक्य सेन के नाम से उपन्यास लिखते थे। उनका एक बड़ा मशहूर उपन्यास था मुख्यमंत्री, जिस पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने नाटक भी किया। तो वो मेरे डायरेक्टर थे। तो जाहिर है कि आपका डायरेक्टर भी राइटर हो और वो आपको चाहता भी हो, तो वो एक फिर ऐसा सिलसिला बनता गया। और दूसरा ये था कि उस वक्त न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न के मैं करंट अफेयर्स विभाग में काम कर रहा था और वहाँ पर मैंने कुछ स्क्रिप्ट भी लिखे। और उस वक्त ये था कि उस रात को स्पॉटलाइट कार्यक्रम होता था कि जो स्पॉटलाइट में ब्रॉडकास्ट होगा इट वाज ए ओपिनियन मेकिंग। मतलब ये क्रेडिबिलिटी थी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सर्विसेज की। तो ये एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़े हेल्दी माहौल में आया वहाँ पर रेडियो में। लेकिन अगर देखें कि जिस नाटक का जिक्र आपने किया जो कि इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन का हिस्सा बन के वहाँ तक पहुँचा, तो वो तो एक थोड़ा फिक्शन की दुनिया थी जी। लेकिन आप आए हार्डकोर न्यूज़ में, तो दोनों के बीच क्या कोई टकराव नहीं होता था और मन कहता था कि मुझे तो प्रोग्रामिंग में ही जाना था? न्यूज़ में मैंने सर्विस ज्वाइन की और न्यूज़
तो आपको मालूम है कि चैलेंज भी था, और उस वक़्त जैसे ही मैं आया था तो 65 की वॉर ख़त्म हुई थी, जनरल इलेक्शन मैंने देखे, 71 की वॉर, बांग्लादेश का लिबरेशन जो था सारा हमने देखा। तो उस वक्त एक फुल ऑफ एक्साइटमेंट वो था। मुझे याद है एक बैंक नेशनलाइजेशन उन दिनों हुआ था, इट वॉज अ बिग न्यूज़, और क्रेडिबिलिटी की हालत थी कि कौन बड़ा जर्नलिस्ट था जिसके साथ आपका वो नहीं हुआ, अपना सामना नहीं हुआ। फ्रैंक मोरेज हों, चंचल सरकार हों, तो वो उन, और उस वक्त जो जर्नलिस्ट था उसकी एक बड़ी वो थी, इज्जत थी। मतलब आप ये देखिए कि फ्रैंक मोरेज के साथ मैंने जब काम किया तो मुझे लगा कि मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूँ कि 1966 जनवरी में 23 जनवरी को होमी भाभा की डेथ हुई एयर क्रैश में, और हमें उसी रात का स्पॉटलाइट करना था। तो फ्रैंक मोरेज को हमने आमंत्रित किया, वो दिन में आए और वो सीधा स्टूडियो में गए। उन्होंने कहा कि गिव मी 5 minutes एंड गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। और मैं स्टूडियो में के साथ था, उसको वैसे बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आई एम रेडी। हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए चले गए। जब वापस आए तो मैंने उससे स्क्रिप्ट मांगा, तो उन्होंने कहा नो आई स्पोक एक्सटेम्पोर। उन्होंने मुझसे ये ज़रूर पूछा कि कितनी देर बोलना है मुझको। मैंने कहा 14, और एग्जैक्ट 14 मिनट 5 सेकेंड वो बोले एक्सटेम्पोर। एंड इट वॉज सच ए, मुझे आज भी मैं बता रहा हूँ आपको तो मुझे लग रहा है कि फ्रैंक मोरेज होमी भाभा के बारे में बोल रहे हैं। तो मतलब इस तरह के लोगों के साथ आपका मिलना जुलना था, तो एक वो तो था। लेकिन क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन तो आपको अपनी क्रिएटिव राइटिंग से मिल रही है। उन दिनों मैं नाटक लिख रहा था, पोइट्री लिख रहा था, और उन्हीं दिनों फिर मेरा रुझान हुआ क्योंकि मुझे बायोग्राफीज़ पढ़ने का बड़ा शौक़ था। और मैंने कहा कि बायोग्राफीज़ की हमारे यहाँ बड़ी अवहेलना थी। चंद एक ऑटोबायोग्राफीज़ थी जो गिनी चुनी थी, तो वहाँ भी मुझे लगा कि एक ऐसा फील्ड है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मुझे सैगल का फैसिनेशन हुआ, अनिल विश्वास का वो हुआ, क्योंकि जब मैं दूरदर्शन में आया तो मैं और अनिल विश्वास साथ के कमरे में बैठते थे। इधर मेरा कमरा था, साथ उनका कमरा था। और मुझे अब भी याद है कि मुकेश की जब डेथ हुई तो मैं अनिल विश्वास के घर उनका बाइट लेने गया। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने वो गाना दिल जलता है तो जलने दो दे सैगल की आवाज़ में क्यों गवाया? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मुकेश तो बिल्कुल बोरी बिस्तरा बांध के वापस आ रहे थे दिल्ली, तो मोतीलाल उनके अजीज़ों में थे। तो उन्होंने कहा कि यार एक गाना का चांस इसको दो। तो क्योंकि उस वक्त सैगल इतने टॉप पे थे तो मुझे लगा कि अगर इस अंदाज में गवाया जाए तो शायद मुकेश टिक जाए। और फिर मुकेश नेवर लुक बैक। तो फिर अनिल विश्वास से मेरे बड़े आंतरिक संबंध हुए। फिर मैंने उनकी जीवनी लिखी, ऋतु आए ऋतु जाए, जिस पर राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे पहला मिला नेशनल फिल्म अवार्ड का। उससे फिर मुझे लगा कि जब मैं सैगल पे फिल्म बना रहा था तो मुझे लगा कि सैगल साहब के बारे में इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। वो पी के गाते हैं, वो धुत रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये सारी बातें वो हैं। तो मुझे लगा कि इन बातों का जवाब होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि दूरदर्शन में टाइम लिमिट होती है। 1 घंटे की फिल्म उनकी सेंटेनरी में मैंने बनाई थी। लेकिन उस दौरान मैं इतना ट्रैवल किया मैंने, और मैं हर जगह पे गया जहाँ सैगल साहब से जो जुड़ी हुई थी। तो इतना मटेरियल था कि मुझे लगा कि ये मटेरियल को अगर एक बायोग्राफी का रूप दिया जाए। तो फिर मैंने कुंदन के नाम से KL सैगल की जीवनी लिखी, और फिर देखिए कि उस पर भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अच्छा, लेकिन एक बार फिर पीछे जाते हैं जी। जब आपने न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न में ज्वाइन कर लिया, उस वक्त दोस्तों की दुनिया क्या थी जो खुद कॉलेज से आपके साथ पढ़े या फिर बाद में ग्रेजुएशन तक रहे? उनमें से कुछ दोस्त भी इस प्रोफेशन में आए या क्या हुआ? ज़्यादातर लोग जो थे वो कोई सरकारी मुलाजिम बन गया, और क्योंकि बहुत कम जो ग्रुप था जो ड्रामे वगैरह में साथ थे, लेकिन वो कॉलेज लेवल तक ही छूट गया। मेरा खुद भी मैंने नाटक जो किए वो कॉलेज के स्टेज लेवल पे किए, बाद में कुछ नाटक दिल्ली के रंगमंच पे किए। लेकिन फिर वो न्यूज़ सर्विस में आपकी ड्यूटी शाम की होती थी तो आप, लेकिन जहाँ तक अपने दोस्तों की बात की तो रेडियो के दिनों में मेरी मुलाकात थी बलराज मेहरा के साथ।
मुझे याद है कि 67 में वो एक कहानी पढ़ने आए थे उर्दू सर्विस में, और मुझे महमूद हाशमी ने उनसे मिलवाया था। और महमूद हाशमी ने कहा यार कि शरद से तुम मिले? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत वोरेशियस रीडर है। तो बलराज मन्ना ने मेरे से हाथ मिलाया, उसने कहा कि फिर हमारी बहुत जमेगी, क्योंकि बलराज मन्ना बड़े वोरेशियस रीडर थे। तो फिर मन्ना साहब के साथ तो मंटो भी मेरा एक ऑब्सेशन था। तो फिर उनके साथ उन्होंने मुझे सही मानों में मंटो की राइटिंग से री इंट्रोड्यूस कराया और मुझे उसकी बारीकियां समझाई। और हम दोनों इस बात को लेके बड़े कुड़ते थे कि मंटो के साथ पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में पब्लिशरों ने बड़ी ज़्यादती की। तो तब ये तय पाया गया कि एक मंटो पे एक ऑथेंटिक काम होना चाहिए, और फिर वो दस्तावेज़ के रूप में राजकमल से छपा 5 वॉल्यूम में, और उसके 4था एडिशन है। आज भी वो किताब लोकप्रिय है और बिक रही है। तो वो बलराज मन्ना साहब के साथ मेरा बड़ा लंबा साथ रहा, 50 साल, और अभी 2 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ दिल्ली में। और वो एक शख्स थे। और दूसरे शख्स जिनका मैं नाम ले सकता हूँ वो हैं सत्येंद्र शरद, जो नाटक विभाग से जुड़े हुए थे और भयंकर पढ़ने वाले हिंदी की, खुद अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और उपन्यास उन्होंने लिखे थे। मुझे याद है कि उनका पहला उपन्यास जो था, फिल्म इंडस्ट्री में पहला उपन्यास शरद जी का आया था, क्लोजअप के नाम से। तो शरद जी से मेरे बहुत आत्मीय संबंध हो गए, और बिल्कुल और फिर उनकी वजह से मैं डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के परिवार के बड़ा नज़दीक आ गया था। तो इस तरह ये 2 नाम तो मुझे बिल्कुल याद है जिनके साथ मेरा लंबा शरद जी के साथ तो आज भी है, और जिन्होंने मुझे अच्छी किताबों से क्या पढ़ना चाहिए, और ख़ासकर बलराज मन्ना ने मुझे बहुत मदद की। बहुत उम्दा बायोग्राफीज़ उन्होंने मुझे मुहैया कराई, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। और क्योंकि हमारे यहाँ वाकई बायोग्राफीज़ की बड़ी कमी है। अब ये देखिए कि मार्लिन मनरो पे 100 से ज़्यादा बायोग्राफीज़ है, मार्लिन ब्रांडो पे 50 के करीब बायोग्राफीज़ है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, कोई काम ही नहीं हुआ। मुझे फिल्म फेस्टिवल की जूरी में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं हैरान हो गया, इरफान साहब की गुरुदत्त पे तमिल में किताब है, तेलुगु में किताब है, मराठी में किताब है, हिंदी में एक किताब गुरुदत्त पे नहीं है, अच्छी जीवनी। अंग्रेज़ी में मिल जाएगी आपको कभी, हिंदी में नहीं है। तो ये एक बड़ा ये विडम्बना इसे आप कह सकते हैं कि इतना मनोरंजन का सबसे बड़ा वो है। और गुरुदत्त तो इस वक्त कल्ट फिगर है, उनका तो वर्ल्ड सिनेमा में नाम दर्ज है, और उन पर एक अच्छी किताब हिंदी में नहीं। बिल्कुल। तो ये जो दोस्तों की आपने बात की, तो मैं 2 नाम में, वैसे तो बहुत लोग आए गए, लेकिन इन 2 नामों का मेरे पे बड़ा असर रहा। और दोस्तों का जिक्र मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि वो ऐसे फॉर्मेटिव साल होते हैं आपके शुरुआती, जब कुछ इश्क मोहब्बत का भी एक सिलसिला सा शुरू होता है। वो क्या था मतलब क्योंकि हम देखते हैं कि फिर आपने पूरी ज़िंदगी शायद शादी भी नहीं की और अकेले ही रहना तय किया। क्या नहीं, शादी मैंने की, वो चली नहीं। अच्छा। शायद दूरदर्शन ही आड़े आ गया उसमें। वो क्या किस्सा है बताइए। कुछ नहीं, वो जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी क्लैश, क्योंकि दूरदर्शन आपको मालूम है बड़ी डिमांडिंग जॉब थी, और मैं बहुत काम कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी इसमें। शादी फादर ने अरेंज मैरिज थी। अच्छा। लेकिन वो चली नहीं। और कितना साल चली? ये पूछे कितने दिन चली। कितने दिन चली? अच्छा। तो लेकिन मुकदमेबाजी 15 साल चली। अच्छा। अब वो मामला बंद हो चुका है। मतलब आपको ये भी जान के वो होगी दिलचस्प है कि मेरी जो कोर्ट केस है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बुक्स में दर्ज है। तो उस रिश्ते से आपने क्या सीखा? मुझे लगा कि अगर आप इस ऐसे प्रोफेशन में हैं तो आपको या तो उसी प्रोफेशन के उससे वो करना चाहिए, या लाइक माइंडेड वो होना चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज थी तो उसमें आई हैड नो चॉइस, यू नो। तो मेरी माँ का बहुत इसरार था, तो मैं वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है।
और उसके बाद फिर आपने ज़िंदगी में नहीं, किसी देखिए को घुसने नहीं दिया? मुझे फिल्म म्यूज़िक से बहुत इश्क है, मुझे किताबों से बहुत इश्क है, और मुझे दोस्तों से बहुत इश्क है। एक मेरे और दोस्त हैं उस्ताद महमूद मिर्ज़ा, वो बहुत मशहूर सितार वादक हैं, लंदन में रहते हैं, और मतलब वो साल में 3-4 महीने आते हैं, और उनके साथ मेरा वक्त गुजरता है। और अगर आप अच्छी हेल्दी गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके पास इतनी चीज़ें हैं करने को, तो और अब तो उम्र का वो हिस्सा है कि जहाँ सब यादें ही हैं। तो फिर रेडियो में आपका कितना टाइम रेडियो के साथ गुजरा? रेडियो से फिर मैं दूरदर्शन में 5-5.5 साल बाद। तो ये आपका चुनाव था कि अब आप रेडियो से दूरदर्शन पे चले जाएंगे, या फिर? नहीं, मैं देखिए इस मामले में बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म का आदमी हूँ। मुझे लगा दूरदर्शन अभी एक अपकमिंग है, नई चीज़ है। रेडियो का 60 साल पुराना इतिहास है। रेडियो में ऐसे बड़े बड़े लोग थे, नीरज चौधरी वहाँ काम कर चुके थे, खुशवंत सिंह रेडियो में काम कर चुके थे, और मंटो को मैंने जिक्र किया, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, ये सब रेडियो से जुड़े हुए थे। तो मुझे लगा यार कि ये तो अभी नया मीडिया है, इसमें क्या वो होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि एक्सपेंशन इतनी तेज़ी से हो रहा है, तो फिर बहुत से लोग जो हमारे साथ रेडियो में काम कर रहे थे उन्होंने भी अप्लाई किया। तो मुझे लगा कि, लेकिन मुझे इनिशियली, क्योंकि मैं रेडियो से गया था, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा टू अंडरस्टैंड द मीडियम। लेकिन वो विजुअल्स का ही वो है, बाकी तो वो है। तो जब आप रेडियो से दूरदर्शन में स्विच करके आए जी, तो कुछ आप लोगों की ट्रेनिंग वगैरह भी हुई जिससे इस मीडियम की लैंग्वेज जी, को? ऐसा है कि मैं इस मामले में काफ़ी खुशकिस्मत रहा कि जो मेरी ट्रेनिंग थी वो उस वक्त एक टेलीविज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो मंडी हाउस में था, और जो यूनेस्को के सहयोग से था, और 5 बैचेस जो थे वो वहाँ ट्रेन हुए, और उसके बाद में फिर वो मर्ज कर दिया गया FTI के साथ। तो मैं, जो मेरा बैच था, वो यूनेस्को के जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने हमें ट्रेन किया था। वो उसमें कोई ऑस्ट्रेलियन था, कोई कैनेडियन था, कोई, तो इस तरह के लोगों से ट्रेनिंग हुई। और वो 6 महीने का कोर्स होता था, और ये था कि आपने जैसे ही दूरदर्शन ज्वाइन किया तो आपको सीधा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। तो जब आप वापस आते हैं तो आपको एक अच्छा ओरिएंटेशन आपका हो चुका होता है, और वहाँ पर जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो जो आखिरी एक्सरसाइज है वो ट्रांसमिशन की होती है। तो आपको हर चीज़, जो म्यूज़िक की एक्सरसाइज हो, न्यूज़ की एक्सरसाइज हो, करंट अफेयर्स की हो, ट्रांसमिशन हो, शॉर्ट फिल्म हो, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती थी। और फिर बाद में मुझे FTI में भी जाने का हुआ एज ए रिसोर्स पर्सन। वहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्री की क्लासेस ली, और तो वो भी मेरा 1 साल का अच्छा अनुभव था। आप देखेंगे कि ट्रेनिंग के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो ज़्यादातर जो यूरोपियन और अमेरिकन टेलीविज़न एक्सपीरियंस के लोग हैं। इंडियन कंडीशंस में टेलीविज़न कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसमें कौन सी ऐसी बुनियादी बातें उन्होंने बताई होंगी या आप लोगों ने अपने काम करते हुए सीखी होंगी जिसको आप कहेंगे कि हाँ वो एक गांठ बांध लेने वाली चीज़ है? नहीं, देखिए जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो उन्होंने आपको मुहैया करा दी। ये प्रोडक्शन के फाइन पॉइंट्स हैं। अगर आपको म्यूज़िक का प्रोडक्शन करना है तो उसमें क्या ख़ास बातों का वो रखा जाएगा। अगर आपका पूरा कैसे आप प्रोग्राम लाइन अप करेंगे, सब बातें बता देते हूँ। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका ये है कि जैसे एक साइट एक्सपेरिमेंट हुआ था यहाँ, जो बहुत चैलेंजिंग था और जिसमें बहुत दूरदर्शन ने अहम भूमिका की थी, और वो एक था जो बिल्कुल शुद्ध भारतीय उसको रखा गया था, और 3 जगहों से उसके डिफरेंट लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट होते थे। तो वो एक बड़ा वो था। लेकिन जिस वक्त आप, अब जैसे अगर आप यहाँ से, जैसे हमारी ट्रेनिंग जर्मनी में हुई, कलर टेलीविज़न ट्रेनिंग, तो हमें एशियन गेम्स आने वाली थी 82 में, तो 81 में हम लोग जर्मनी गए। वहाँ 2 महीने का कोर्स था, और सबसे बड़ी ताज्जुब बात ये हुई कि उन्होंने सोचा कि ये लोग जो है ये पहली बार ये आए हैं यहाँ पर टेलीविज़न में। तो उनको यही नहीं मालूम था कि जो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं वो 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं वहाँ। तो उन्होंने सोचा कि तो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। तो उनको बताया गया कि भाई हम लोग तो सब ये जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि
अच्छा यू पीपल आर प्रोफेशनल्स, तो आपको ताज्जुब होगा कि उनको एशियन गेम्स का ही नहीं मालूम था क्या है। तो वो समझते थे कि एशियन गेम जो है वो यूरोपियन सॉकर की तरह है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक तो वही है। वो चाहे प्रोडक्शन जो है चाहे अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो या मलेशिया में हो या इंडिया में हो, तो बेसिक्स तो वही हैं। टेक्निक्स। आपने साइड प्रोग्राम का जो जिक्र किया उसके बारे में बताइए, साइड प्रोग्राम क्या था? नहीं, मैं साइड से डायरेक्ट नहीं था, लेकिन वो क्योंकि बहुत उस वक्त वो था, उसमें बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, वो 1 साल का एक्सपेरिमेंट था। उसमें प्रोफेसर यशपाल और बड़े बड़े लोग उससे जुड़े हुए थे। तो वो एक पहला था कि सैटेलाइट के थ्रू सारा विलेजेस तक पहुंचना और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाना। तो वो एक बहुत बड़ा वो था स्टेप फॉरवर्ड। आपने कहा कि आप बहुत रीडर रहे, किस तरह की चीज़ें आप पढ़ते रहे? देखिए, मैंने मंटो बेतहाशा पढ़ा और आज भी मेरे सिराने आप मंटो को ही पाएंगे। बायोग्राफीज़ का मैंने आपको जिक्र किया। बायोग्राफीज़ चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे राइटर की हो, पेंटर की हो, म्यूजिशियन की हो, कोई भी बायोग्राफी हो अच्छी ऐतिहासिक को, वो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। पोइट्री मेरा पहला पैशन रहा है, शायरी मेरा पैशन रहा है। तो और मीर, गालिब, शायर, इन लोगों से तो, शायर साहब से और कैफी आज़मी, इन लोगों से तो बड़े मेरे पर्सनल ज़ाती ताल्लुकात रहे। तो पढ़ने का तो देखिए, मैं समझता हूँ कि हम मरते दम तक स्टूडेंट हैं, हमें कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। और इतना लिखा जा रहा है, इतना, तो जितना लिखा जा रहा है कम से कम उसका कुछ पढ़ लें हम तो काफ़ी है। पढ़ने के बारे में ये कहा जाता है कि कोई एक क्वेस्ट होती है आपकी, कोई एक तलाश होती है जिसको आप तरह तरह से पन्ने पलट पलट कर, किताबें उलट कर, बदल कर किसी एक तलाश में अपना सफ़र गुजार रहे होते हैं। आपकी क्या तलाश है? मेरी तलाश कुछ हद तक दोस्तोवस्की में मैंने कोशिश की है वो तलाश खोजने की, क्योंकि दोस्तोवस्की से बड़ा नॉवलिस्ट मैं नहीं समझता कोई हुआ है। और उसके जो किरदार हैं, जो उसके प्लॉट्स हैं, और अच्छी जो किताब है उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि जब आप उसको बार बार देखते हैं तो उसमें आपको नए मानी नज़र आते हैं। बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं कि आपने एक बार पढ़ी और दोबारा आपको पढ़ने की ख्वाहिश भी नहीं होगी, लेकिन दोस्तोवस्की है, बाल्ज़ाक मेरे एक ज़माने में बड़े फेवरेट राइटर थे, तो उनको पढ़ने की बार बार ख्वाहिश होती है। और मंटो तो मैं या गालिब या मीर तो हमेशा ही, जिसे कहते हैं कि साथ है, साथ साथ है। तो दोस्तोवस्की में कोई एक पर्टिकुलर किताब ऐसी आपको लगता है कि वो है जो आपको बार बार पढ़ने को दिल करता है? 2-3 किताबें हैं दोस्तोवस्की। क्राइम एंड पनिशमेंट है, इडियट है, और एक किताब है जो ज़्यादा वो नहीं है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। वो किताब मुझे बहुत प्रिय रही है, उसको मैंने बार बार पढ़ा। और गैम्बलर उनका एक बड़ा दिलचस्प उपन्यास है, क्योंकि दोस्तोवस्की की अपनी ज़िंदगी इतनी स्ट्रगलसम थी कि वो, आप देख सकते हैं कि वो कैरेक्टर्स जो उसकी अपनी लाइफ है, वो वही एक, ये जो है ये बायोग्राफीज़ पढ़ने के बाद मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपने राइटर को पढ़ने से पहले उसकी बायोग्राफी पढ़ रखी है तो आपको उसको समझने में बहुत मदद मिलती है, उसको और उसके साहित्य को समझने में। और तब जब आप वर्ल्ड क्लासिक्स के सामने अपने हिंदुस्तानी लिटरेचर, क्योंकि आपने बहुत सा समय लिटरेचर के प्रोग्राम प्रोड्यूस करने में भी लगाया और बहुत सारे साहित्यकारों के साथ, रचनाकारों के साथ आपके बहुत 1-to-1 नज़दीक से रिश्ते रहे, तो जब आप अपनी देश में रचे जा रहे साहित्य और ख़ास तौर पर ये जो उत्तर भारत में हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी ज़बान में रचे जा रहे साहित्य पर नज़र डालते हैं, तो आपको क्या, किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, जहाँ तक हिंदी का ताल्लुक़ है, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी को मैं बहुत बड़ा लेखक मानता हूँ। उनकी वाण भट्ट की आत्मकथा या उनकी जो बाकी किताबें हैं, चारू चंद्र लेख, और तो ये एक उन्होंने अपनी जो संस्कृति और उसका वो रखा है अपने जहन में, तो वो एक बहुत बड़े वो हैं। मॉडर्न राइटर्स में मुझे
मोहन राकेश ने बहुत प्रभावित किया, और कुछ कहानियाँ कमलेश्वर की बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो हिंदी से ज़्यादा जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं उसका साहित्य मैं समझता हूँ बहुत आगे है। अगर आप कन्नड़ के अनुवाद पढ़ें तो भैरप्पा का जो उपन्यास है पर्व, महाभारत पे इससे बड़ा उपन्यास मुझे नहीं लगता कि लिखा गया है। या शिवाजी सावंत का मृत्युंजय है जो फिर महाभारत कर्ण और पे वो है। तो वो जब आप उनको देखते हैं तो थोड़ा सा आपको निराशा होती है कि ऐसा साहित्य हिंदी में क्यों नहीं लिखा जा रहा है। अच्छा, यहाँ आपसे ये जानना ज़रूरी होगा कि ऑडियो विजुअल मीडियम जो हम लोगों के यहाँ प्रैक्टिस होता है उसको लेकर क्रिटिसिज्म अखबारों में, पत्रिकाओं में, टेलीविज़न प्रोग्राम्स का, सिनेमा में तो फिर भी आपको सिनेमा जर्नल्स मिल जाएंगे, लेकिन रेडियो के प्रोग्राम्स, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स का कोई क्रिटिकल इंक्वायरी की कोई परंपरा आपने पाई थी पहले से, या जो वो ख़त्म हो रही है? नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। हर अखबार में वीकली कॉलम था जिसमें दूरदर्शन के और आकाशवाणी के कार्यक्रमों की समीक्षा होती थी, और मुझे याद है कि हम लोग इंतज़ार करते थे कि यार इस हफ्ते हमारे ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुए, कौन सा प्रोग्राम का रिव्यू आएगा। कौन लोग लिखा करते थे? वो कुछ छंद नाम से लिखते थे और कुछ नाम से लिखते थे। विजिलांटे के नाम से स्टेट्समैन में एक बहुत कॉलम था, नेशनल हेराल्ड में था, एक्सप्रेस में था, तकरीबन हर जगह। अब मैं समझता हूँ कि जो कई तो जगह बंदी हो गए, हिंदुस्तान टाइम्स में था, अब तो शायद एकमात्र इंडियन एक्सप्रेस है जिसमें शैलजा वाजपेयी लिख रही हैं, लेकिन वो भी एक इशू ले लेती हैं, उस पर लिखती हैं। तो वो एक थोड़ा सा जो एक इंसेंटिव मिलता था, एक आप जो फीडबैक था, क्योंकि हमारे ऑडियंस रिसर्च तो आपको कोई फीडबैक देते नहीं कि आपके, तो उनके लिए रूटीन ही है, वो तो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि रीडरशिप क्या, वो व्यूअरशिप क्या थी और वो था। लेकिन ये एक बहुत वो है कि अखबारों में से वीकली कॉलम दूरदर्शन और AIR का गायब हो जाना, ये चिंता का विषय है। क्यों गायब हुआ होगा? मेरे ख्याल में इसका एकमात्र रीज़न ये नहीं हो सकता कि और चैनल आ गए, क्योंकि और चैनल आते तो फिर और चैनल का भी तो जिक्र होता। वो तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। कम से कम आकाशवाणी और दूरदर्शन की तो एक परंपरा रही है, और आज से नहीं वर्षों तक रही, 30-40 साल के तो रिव्यूज़ मेरे पास ही पड़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे चैनल आते गए, अब हो सकता है कि इनकी व्यूइंग कम हो गई हो, इसलिए कॉलम बंद हुआ हो, या वो वैसे जो लिखने वाले थे, जो बड़े डेडिकेटेड थे, जो बहुत ऑनेस्ट थे, उनके रिव्यूज़ का बड़ा सीरियसली लिया जाता था। फिर आप देखेंगे कि शहर में होने वाली जो सांस्कृतिक हलचलें हैं उन पर भी टेलीविज़न पर प्रोग्राम बनाए जाते रहे। उनका मकसद क्या सिर्फ उनकी शोकेसिंग करना रहा, या उसमें कोई और अप्रोच के साथ भी कि भाई जिस तरह अखबारों में कोई आर्ट क्रिटिक उनकी समीक्षा या उनकी तफ्तीश करता है, टेलीविज़न प्रोग्राम के फॉर्मेट में भी ये पॉसिबल हो पाता है? नहीं, आर्ट इज़ ए बिग बिजनेस। आर्ट एग्जीबिशन जो है, आर्ट के आप ऑक्शन देखिए, एग्जीबिशन देखिए, वो एक पूरा का पूरा एक अलग दुनिया है। दूरदर्शन में ऐसा कोई प्रयास हुआ ही नहीं। दूरदर्शन, मैं समझता हूँ कि मैं तो इतने फोर्सेस में और सर्विसेज में के साथ काम किया, जब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई तो मैंने जो एक फ्रेटर्निटी की फीलिंग देखी, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, या इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वो मैंने दूरदर्शन और आकाशवाणी में नहीं देखी, कि जहाँ एकजुट होकर साल में ही एक बार दूरदर्शन के पुराने साथी या AIR के पुराने साथी मिल बैठकर अपने अनुभव शेयर करें। ऐसी कोई बात ही नहीं। ये मतलब बहुत हर्ट करती है बात कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप 4 दशक रहे हों, और अभी जो हमसे सीनियर थे वो लोग 80-82 के होंगे। मैं मधुमालती का जिक्र कर रहा था, वो 85 के करीब हैं, लेकिन अभी भी मैं 2 हफ्ते पहले उनसे मिला था, और जब हम लोग बात कर रहे थे AIR दूरदर्शन की, तो उनकी आंखों में वही चमक थी जो जब वो आकाशवाणी में प्रोग्राम किया करते थे।
तो वो एक, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आदमी की अपनी क्वालिटी गिरती जा रही है, तो उसका असर जो है हर चीज़ पे पड़ रहा है। आप देखिए कि अब वो वैसे उस्ताद नहीं रहे, वैसे म्यूजिशियंस नहीं रहे, वैसे डांसर्स नहीं रहे। तो इस तरह दूरदर्शन में भी क्राइसिस आएगा। अब देखिए, अब एक तो सारा वो है कि अब आपने सारा टाइम दे दिया बाहर, आपको कुल मिला के करना ही क्या है, आपका 1-2 घंटे का कार्यक्रम आपको करना है। तो और दूसरा ये है कि बाकी चैनल और दूरदर्शन में थोड़ा ये है कि वो किसी हद तक जा सकते हैं, आप तो मर्यादाबद्ध हैं ही ना, क्योंकि दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जो आप अपनी फैमिली के साथ आज भी देख सकते हैं। मैं कई बार सीरियल देखता हूँ क्राइम के या फैमिली के, तो ये बच्चे आ जाते हैं तो मैं फील अनईजी, क्योंकि उसमें सब कुछ ओपन है। लेकिन दूरदर्शन के कार्यक्रमों में आज भी संयम है, चाहे वो न्यूज़ हो। ये एक परंपरा रही है और रहनी भी चाहिए, ये मेरा निजी। एक्चुअली ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें ये कहा जाता है कि दर्शकों की रुचियां बदलते हुए समय के साथ बदल रही हैं, इसलिए अब उन रुचियों को केटर करने के लिए प्रोग्रामिंग। मैं समझता हूँ कि इट शुड बी अदर वे अराउंड, कि अगर आप में दम है तो आप दर्शक की रुचि बनाइए ना, आप ऐसे कार्यक्रम प्रोड्यूस करिए कि दूरदर्शन ये ऐसे प्रोग्राम बनाए या कोई भी उसको बनाए जिसमें दर्शक की रुचि जगे। उसकी रुचि क्या है, अगर आप उस पर जाएंगे तो फिर तो आपको देयर इज नो एंड टू इट। तो मैं तो समझता हूँ कि दूरदर्शन को एक केटर करना चाहिए और उनमें रुचि पैदा करनी चाहिए, ऐसे दर्शक पैदा करने चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि रुचि बनाई नहीं जाती है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं, मुझे याद है मैं नौशाद साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं बैजू बावरा के म्यूज़िक दे रहा था तो मुझे विजय भट्ट ने कहा कि नौशाद साहब ये तो फिल्म बंटाधार हो जाएगी, आप जो क्लासिकल वो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब मुझे दर्शकों की रुचि का वो नहीं है, मैं अपने काम के साथ ईमानदारी कर रहा हूँ, मैं फिल्म के साथ ईमानदारी कर रहा हूँ। और अगर मेरे काम में दम है तो दर्शकों को यही म्यूज़िक पसंद आएगा, और आया भी। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रुचि के साथ हमें नहीं बदलना चाहिए, हमें रुचि को बदलना चाहिए। बिल्कुल। ये जो किताबें हैं सहगल साहब पे, पंकज मलिक पे या अनिल विश्वास, इन किताबों को लिखते हुए आपने कहा कि बहुत एक्सटेंसिव यात्राएं करते हुए आप उन तारों को जोड़ते हुए वहाँ तक पहुँचे। जो लोग इस तरह के क्रिएटिव कामों में लगे हुए हैं, उनकी जीवन दशा को लेकर राज्य का क्या नज़रिया रहता है, और कभी कभी आपको ये अफसोस होता है कि इनके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल था, इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो या तो गुमनामी में जी रहे हैं। ये सब अनुभव आपके बहुत फर्स्ट हैंड अनुभव होंगे, मैं एज्यूम करता हूँ, क्योंकि हम सभी लोग जब भी जाकर ग्राउंड पर देखते हैं तो वो काफ़ी अवसाद पैदा करने वाली चीज़। देखिए, मेरा जहाँ तक ये है कि मैं एक मामले में लकी रहा कि जिस वक्त मैंने 97 में, क्योंकि मैं अक्सर एक बात दोस्तों में और अपने कोलीग्स में कहा करता था कि, और मैं उनको शायद 95-96 से बात कहता था कि 97 जो वर्ष है बहुत बड़ा 2 इवेंट होंगे उसके अंदर। एक तो हमारी आज़ादी के 50 साल होंगे और दूसरे सहगल साहब की डेथ 50 साल हो जाएंगे। तो मैंने पहली फिल्म सहगल साहब पे 97 में उनकी डेथ एनिवर्सरी पे बनाई, और उस वक्त मैं कम से कम 10 ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने सहगल साहब को ना देखा था, उनके साथ काम किया था, जिनमें केदार शर्मा थे जिन्होंने देवदास के डायलॉग्स लिखे थे और गाने लिखे थे। मैं नौशाद साहब जिन्होंने उनकी आखिरी, नौशाद साहब ने एक ही फिल्म में उनके साथ की, शाहजहाँ, उनसे मिला। मैं के.एन. सिंह से मिला जो उनके साथ कलकत्ता में काम कर चुके थे न्यू थिएटर्स में। मैं जयराज से मिला जो शाहजहाँ में काम कर रहे थे। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों से जिन्होंने सहगल को देखा था और उनके साथ काम किया था, तो वो एक तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी। और उससे मैंने देखा कि उस वक्त जो एक स्टूडियो में जो माहौल था और जो वो इतना हेल्दी था, जैसे जब मैं ये सहगल साहब की फिल्म के लिए न्यू थिएटर्स गया तो मैंने जो सहगल साहब के प्रति श्रद्धा देखी
ख़ासकर बंगालियों में, वो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। अब ये देखिए कि सहगल नॉन बंगाली थे, बाद में वो इतनी अच्छी बांग्ला बोलते थे कि बांग्ला फिल्मों में उन्होंने काम किया, बांग्ला गाने गाए, और वो एकमात्र थे जिनको रविंद्र संगीत की इजाज़त दी गुरुदेव ने खुद, उनका गाना सुनने के बाद। तो वो एक ऐसा माहौल था, जैसे अब जो BN सरकार जो उसके मालिक थे, उन्होंने 150 फिल्में प्रोड्यूस की और एक भी फिल्म में उनका नाम नहीं है एज प्रोड्यूस बाय BN सरकार। तो उन्होंने कहा कि ये स्टूडियो में रहा है, जब ये इसका मस्कट आता है वो मैं हूँ। मतलब नाम के पीछे कोई वो नहीं है। और सहगल ने तो अपनी पहली 3 फिल्मों में अपना नाम कुंदन लाल सहगल दिया ही नहीं, और सहगल कश्मीरी के नाम से उनका टाइटल आता है। तो ये एक वो है कि अब ये कैसे गुजर गया वो ज़माना है, कहाँ गए वो लोग, यही कहा जा सकता है। मैं उन लोगों से मिला जो सहगल साहब से मिले थे, मैं सहगल के परिवार वालों से मिला, और कुछ इस कदर अटपटी बातें जो मुझे सुनने को मिली, जैसे ये बड़ा आम एक किस्सा है कि जब सहगल साहब की शव यात्रा थी तो उसमें जब दिल ही टूट गया गाना बजाया जा रहा था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सहगल साहब की डेथ हुई अर्ली मॉर्निंग 3:20-25 पे, और 7 बजे उनका क्रिमेशन कर दिया गया। और वो उस कोल्डेस्ट डे था जलंधर के अंदर। कौन आदमी 7 बजे अपने घर से निकल के शव यात्रा में आएगा, और कौन सा बैंड आएगा? और सहगल साहब की तो डेथ 42 साल की उम्र में हुई। कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि क्या इतनी जवान मौत में बैंड बजाया जाए। बुजुर्गों में होता है, कोई 100 साल का हो गया मरा, शहर उमड़ पड़ा, स्टैम्पीड हो गया। मैं उस शमशान घाट में गया जहाँ उनका क्रिमेशन हुआ था। मैंने वहाँ पता किया कि यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो जिसने सहगल साहब का क्रिमेशन देखा हो। तो उन्होंने कहा वो सामने आदमी खड़ा, वो दाढ़ी वाले, वो 10-12 साल के रहे होंगे। मैं उनसे मिला, मैंने कहा कितने लोग आए थे उनके? उसका नहीं 15-20 लोग थे, जिसमें ज़्यादातर घर के थे। तो ये अगर आप एक काम कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें डूबना पड़ेगा ना, और थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी के साथ। ऑब्जेक्टिविटी, आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पे करें तो फिर उसकी वो नहीं है ना। तो अगर कोई भी काम किया जाए और उसमें बहुत, मैं समझता हूँ कि जो भी काम होता है वो या जिद्दत से होता है या शिद्दत से होता है। यही मेरा मूल मंत्र है। मैंने न्यू थिएटर्स स्टूडियो के अंदर जाकर जी। उनकी लेबॉर्ट्री में उन पुरानी फिल्मों की बुरी हालत देखी पिछले साल। आप देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ आर्काइविंग की बात तो आपने जी। की ही, ऐसे भी म्यूज़ियम्स या जो चीज़ों को कलेक्ट करके एक लीगेसी को प्रिजर्व करना, उसमें आपको पोस्टर्स मिलेंगे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मिलेंगे, लीफलेट्स मिलेंगे, पुराने थिएटरों में वो फिल्मों के गाने किताबें की शक्ल में, मतलब या लॉबी कार्ड्स मिलेंगे। ये सब जो इसके साथ साथ की सामग्री है, जो एक इतिहास का आपके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक रेफरेंस की चीज़ बनती है, उसको लेकर अगर आप नेशनल फिल्म आर्काइव को छोड़ दीजिए, और उसमें भी क्या हो रहा होगा मुझे नहीं मालूम, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आप शायद इस बात को मानेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं, निजी प्रयासों से किए गए संग्रहों का बड़ा योगदान है। इस सिलसिले में आपका अनुभव? देखिए, अगर हमारी धरोहर बची हुई है तो उन इंडिविजुअल कलेक्टर की वजह से बची हुई है। मेरी किताब आ रही थी आलम आरा पे, तो एक यंग कॉरेस्पॉन्डेंट मुझे इंटरव्यू करने आया। हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, वो LP वर्ड आया, रिकॉर्ड्स की बात हो रही थी। तो मैंने जब 2-3 बार LP कहा तो उसने कहा जी LP क्या होता है? तो मैंने कहा LP लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड होता है। तो उसने LP सुना ही नहीं। उसने कहा आपको LP आप मुझे दिखा सकते हैं LP कैसा होता है? तो मतलब एक जनरेशन जो है वो उसे मालूम ही नहीं। तो आज इंडिविजुअल जो कलेक्टर हैं, मुझे याद है कि जब मैं सहगल पे काम कर रहा था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि सहगल साहब को सुनने का मज़ा वो 78 के रिकॉर्ड पे है। तो मैंने कहा 78 का रिकॉर्ड मिलता कहाँ है? यू वोंट बिलीव कि उसने मुझे ग्रामोफोन लेके दिया और 78 के 70 रिकॉर्ड दिए मुझे 78 के, और सुनाए मुझे, कहना इसको सुनिए क्या रोमांस है इसके अंदर। एक साहब ने मुझे सहगल साहब के सारे बुकलेट दिए लाके। तो मतलब इंडिविजुअल कलेक्टर के पास है। लेकिन आर्काइव्स की आप बात कर रहे हैं, वो जो भी PK नायर साहब थे, उन पर वो फिल्म बनाई गई है, जो उनको नायर साहब को अंदर ले जाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, जिसके लिए हफ्तों लग गए सरकार से लेने के। द मैन हु
क्रिएटेड इट, वो अंदर नहीं जा सकता। इसे क्या कहेंगे आप? आज कोई फॉरेनर आ जाए, आप सारा आर्काइव्स उसके सामने खोल कर रख देंगे, मैं और आप जाएंगे तो आपसे कहेंगे नहीं साहब ये तो वो है नॉट टू बी सीन और शोन। तो ये बड़ा वो है मेरे पास खुद। लेकिन होता क्या है कि फिर आप पर्सनल कलेक्शन के बाद या तो लाइक माइंडेड लोग हों, अब होता ही है कि आप, मैं साहब को जानता हूँ जिनके पास इस कदर कलेक्शन है कि वो अपने आप में पूरा म्यूज़ियम बन सकता है, और उनको ये नहीं मालूम कि उनके पास क्या है। उन्होंने 2 गोडाउन ले रखे हैं बम्बई के अंदर, जहाँ उन्होंने वो सामान रखा हुआ है, और उनसे आप कहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो कहेंगे मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए और आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो 3 दिन में 24 घंटे वही ढूंढता रहेगा आपके लिए। तो ये इंडिविजुअल के उस पर है, लेकिन ये इस मामले में सरकार से उम्मीद करना बड़ा हुआ है। देखिए 100 साल हुए हमारे सिनेमा को, बड़ी स्कीम्स बनी थी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त का आप राइटर देखिए जो फिल्मों में था, क्या उसकी इज्जत थी, और आज हालत ये है बेचारे राइटर की कि वो कर रहा है। तो ये बड़ा विशेष सर्कल है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं ऐसा मुझे लगता है। अब चलिए दूरदर्शन ने अब आर्काइव्स में वो किया, अब तो उम्मीद है, लेकिन देखिए कब तक होता है ये। बीच में अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की भूमिका और एक कुछ नए टेलीविज़न की भूमिका पर एक हल्का सा छुआ था, बात को टच करके निकले। अब ये बताइए हमको कि जो करीब 4 दशक का समय आपका रेडियो और टेलीविज़न में एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर गुजरा, और जो अभी पूरा कॉरपोरेट और पूंजी नियंत्रित टेलीविज़न है, जब इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं तो क्या आपकी शिकायत क्या होती है? नहीं देखिए, हम लोग जब खुद स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो अंग्रेज़ी के लेसन थे या फिज़िक्स के या जो भी जिस विषय के होते थे, उनके लेसन टेलीविज़न पे आते थे। एक कमरा हर स्कूल में होता था जिसे टेलीविज़न रूम कहते थे, और उस क्लास में जिस वक्त वो लेक्चर आता था उस वक्त उस क्लास को उस कमरे में ले जाया जाता था। आज स्कूल टीवी के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्या स्कूल टीवी पब्लिक ब्रॉडकास्टर नहीं है? क्या कृषि दर्शन पब्लिक ब्रॉडकास्टर नहीं है? लेकिन जब आप कॉरपोरेट पे बात आएंगे तो फिर वो कॉरपोरेट की दिशा में जाएंगे। उनको कोई सरोकार नहीं है स्कूल टीवी से या ज्ञान दर्शन से या कृषि दर्शन से। वो एक रिचुअल है कि इस वक्त इतने बजे ये फिक्स पॉइंट चार्ट में कृषि दर्शन में वो जाएगा, वो चल रहा है। ये कॉरपोरेट कल्चर जो है वो दिखने में और वो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। सिर्फ अपना एक कॉरपोरेट लुक देने से वो सोच नहीं आती, मैं समझता हूँ। एक्चुअली इस पर हम आपसे कुछ और भी सुनना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि बीच में पीसी जोशी की कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी जिसने भारत में टेलीविज़न कैसा होना चाहिए उस पर कुछ अपने सुझाव दिए हम सब लोग मिले थे पीसी जोशी जी से। वो आए थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने हर एक प्रोड्यूसर से पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि दूरदर्शन कैसा हो, तो सभी ने अपने वो दिए थे। वो एक अच्छी सेंसिबल रिपोर्ट थी पीसी जोशी की, लेकिन जैसा कि बाकी रिपोर्टरों का हश्र हुआ वैसा उसका भी हुआ। हाँ, तो वही, चूँकि आप लोग तो प्रैक्टिसिंग लोग थे वहाँ और आप लोगों की अनुशंसाओं को भी उस रिपोर्ट में शामिल किया गया होगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हो जाती सचमुच उस रिपोर्ट में से इनकॉर्पोरेट कर ली जाती पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट में, जो कि हमारे सांस्कृतिक और कम्युनिकेशन जगत को समृद्ध करती? नहीं देखिए, पीसी जोशी जी बहुत ही अर्थशास्त्र के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और बहुत अच्छे आदमी थे और उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था। लेकिन जहाँ तक दूरदर्शन मीडियम का ताल्लुक है, वो जोशी जी को कितना मालूम था ये मुझे मालूम नहीं। इसी तरह एक और रिपोर्ट आई थी, मुझे याद है कि उन्होंने राजीव गांधी को दूरदर्शन, हाउ टू रीमॉडल दूरदर्शन, तो उन्होंने मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 1 पेज की रिपोर्ट दी जाए।
तो वो साहब एक पेज लेके उनके पास गए। अब जब इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क कहते हैं, वो एक पेज पे तो उसकी वो नहीं आ सकती ना। तो इस तरह के, क्योंकि ये अब दूसरा ये है कि जो आपका काडर है, अब कितनी उससे प्रोडक्शन काडर को ख़त्म ही कर दिया गया। अब कोई प्रोड्यूसर नहीं है टेलीविज़न में, और आपकी हर पोस्ट पे, चाहे वो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे हो, चाहे वो डायरेक्टर दूरदर्शन हो या डायरेक्टर AIR हो, वहाँ IAS के लोग आते हैं, उनका 1-2 साल का टेन्योर होता है। जब तक उनको दूरदर्शन समझ आता है, उनके जाने का वक्त आ जाता है। और प्रोफेशनल भी जो आए, जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम है कि वो भी चाह के भी कुछ नहीं कर सके, जिससे स्टाफ को बड़ी निराशा भी हाथ लगी। ये एक है जिसका वो, अब देखिए हमारी तो गुजर गई, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लकी भी रहा कि अपना जो चाहा कर लिया, और अपना मनमानी नहीं की, लेकिन जो करना चाहते थे वो किया, और अच्छी तरह किया, और खूब सेटिस्फेक्शन भी मिली और नाम भी हुआ। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं? एक अगर परिपाटी वाला ही सवाल आपसे पूछें कि मेरे सपनों का टेलीविज़न, जब आप कभी सोचते हैं, कुछ को तो आपने, कुछ टेलीविज़न को तो आपने खुद संभव करके दिखाया, लेकिन आपके सपनों का टेलीविज़न इस बदलते भारत में कैसा है? मेरे सपनों का टेलीविज़न ख़त्म हो चुका है। मैंने जो टेलीविज़न देखा था, वो मैं कह सकता हूँ कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न बहुत सुंदर था, और जो सपना हमारा था वो साकार भी हुआ। लेकिन आप जिस इंस्टीट्यूशन को आपने बिल्कुल अपना वो माना हो, वर्किंग और वर्शिप प्लेस, जब आपके सामने वो डरमरा के गिरती है, तो उसका क्या होता है हश्र, वो आप जान सकते हैं। तो वही स्थिति है कि दूरदर्शन का जो गोल्डन पीरियड था, हम उसके साक्षी रहे। अब वो लगता है जैसे ख्वाब की बात है। इन दिनों क्या आप करते रहते हैं शरद जी? मैं एक प्रोजेक्ट है, मैं हिंदी फिल्म म्यूज़िक का वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ 1932 ऑनवर्ड्स, जबकि पहला रिकॉर्ड बना था। तो उस वक्त से लेकर जो ट्रेंड्स ऑफ म्यूज़िक थे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बड़े गाने के पीछे 3 लोग होते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर और सिंगर। तो ये एक सीरीज़ है द मेलोडी मेकर्स के नाम से, और मैंने सोचा था कि 26 एपिसोड में इसको समेटेंगे। टेलीविज़न फॉर्मेट पर होगा? हाँ जी, वीडियो फॉर्मेट पे है, और उसके 33 के करीब एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं। शुरुआत दूरदर्शन से हुई थी, लेकिन P7 में मैंने बहुत कार्यक्रम किए। और आपको जान के ताजुब हुआ कि जो मैं सोच रहा था कि 26 एपिसोड में आ जाएंगे, तो 30 एपिसोड जो हैं वो पहले 25 साल पे बन चुके हैं। क्योंकि अगर आप अनिल विश्वास पे करेंगे तो वो 1 घंटे के एपिसोड में नहीं है, उनके लिए 4 घंटे चाहिए। या अगर आप नौशाद पे कर रहे हैं, क्योंकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो 1957 तक अभी हम पहुँचे हैं, और उससे आगे होपफुली चलता रहेगा। और जैसा कि आप जैसे महत्वपूर्ण मेहमान से मैं ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात जो अभी हमारी आपकी बातचीत के बीच ना आई हो, या वो जवाब जो आप देना चाहते थे लेकिन उससे जुड़ा कोई सवाल मैंने नहीं पूछा, तो अभी आप उसको कह सकते हैं। एक बात जो मैं आपको बताऊं कि जो इससे जुड़ी हुई है, वो ये है कि मेरा इस फिल्म म्यूज़िक में दिलचस्पी कैसे हुई, तो उसकी एक बड़ी एक वो है, और जो आज भी मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है, कि जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद लगभग 4 साल हम लोग पुराने किले में रहे। वहाँ पर कैंप्स थे, रिफ्यूजी कैंप्स थे, जहाँ पे पुराना किला अभी जो अभी है। वहाँ पर 3 तरह के कैंप्स थे। एक तो जो
उसकी सारी वो है फसील जो है उसके अंदर वो जो गैरिसन के क्वार्टर्स होते थे उन पे दरवाजे लगा दिए गए थे और कुछ लोग उसमें रहते थे, कुछ एजबेस्टन शीट्स के मेकशिफ्ट बैरक्स बना के दी गई थी और जो बेचारे आते गए और जगह कम पड़ देगी तो उनके लिए तंबू लगा दिए जाते थे। तो वहाँ पर मेरे 5 साढ़े 5 साल का रहूँगा, वो पीरियड मेरे लिए एक मानी में बहुत वो है जिसका दिलीप साहब से भी जुड़ा हुआ रिश्ता है। वो ठीक पुराने किले के सामने एक स्टेडियम टॉकीज़ है और उन दिनों क्या करते थे वो कि वो इधर बड़ा रोना धोना रहता था और वहाँ पर बिच्छू बहुत थे और कभी रात को एकदम चीखने की रोने की आवाज़ आती थी तो सुबह पता लगता था कि रात को सांप निकल आया, ये निकल आया। खैर हम लोग तो उस क्वार्टर में रहते थे तो वो सेफ था। तो वो स्टेडियम वाले क्या करते थे, वो अपना जो लाउड स्पीकर था वो लाउड स्पीकर कर देते थे पुराने किले की तरफ और वहाँ पर वो गाने चलाते रहते थे। और 2 गाने मेरे आज भी जिसे कहते हैं कि नक्श है मेरे जहन में, वो हैं, एक तो था धरती को आकाश पुकारे मेला का। मुझे पता नहीं ये गाना कौन गा रहा है, कौन सिंगर है, किसका लिखा हुआ है। 5.5 साल में क्या उम्र होती है, तब तो फिल्म भी नहीं देखी थी। और दूसरा गाना मुझे याद है वो था आवारा का घर आया मेरा परदेसी। तो ये 2 गाने मेरे उसमें बहुत थे। जैसे जैसे बड़े हुए पता लगा कि दिलीप साहब के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता लगा मेला भी इनकी फिल्म थी। फिर मैंने दिलीप साहब की हर फिल्म जो नई रिलीज थी वो फर्स्ट शो देखी, वो मेला कई बार देखी क्योंकि वो गाना मुझे उसमें था। तो इस तरह ये जो इस सीरीज़ के पीछे जब मेरा म्यूज़िक की तरफ, फिल्म म्यूज़िक की तरफ जाने के लिए पुराने किले का बहुत बड़ा रोल है। हमको बताइए, करीब 4 दशक से ज़्यादा का अरसा आपका दूरदर्शन और रेडियो के साथ गुजरा, जिस दूरदर्शन को आज ये कहा जाता है कि क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी टेलीविज़न चैनल्स आज व्यूअर्स के बीच में हैं जी, आमतौर पर ये कह दिया जाता है हल्के फुल्के ढंग से, कह रहे ये डीडी टाइप, ये दूरदर्शन टाइप, ये कुछ थकी हुई प्रोग्रामिंग, ऐसी बातें ये ज़रूर ही आपको आहत करती होंगी। जो दूरदर्शन में आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको, उनकी रोशनी में जब आप इस टिप्पणी को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? और ये मौका है कि जब आप हमें बताएं कि दूरदर्शन का कितना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारी पूरी व्यूइंग की कंडीशनिंग करने में हुआ। देखिए, जहाँ तक बात आहत करने की है इसमें कोई शक नहीं कि मलाल तो ज़रूर होता है, लेकिन इस बात का फ़ख्र भी है कि दूरदर्शन जो है वो जननी है इन सभी चैनल्स की। अगर आप देखें तो उन चैनल्स पे जो फॉर्मेट हैं, जो प्रोग्रामिंग है, वो बेशतर उसी पैटर्न पे है जो दूरदर्शन के प्रोग्राम हुआ करते थे और उसी को लेकर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि हर चैनल में दूरदर्शन के लोग जो दूरदर्शन छोड़ चुके हैं या दूरदर्शन में काम कर चुके हैं वो उससे वाबस्ता हैं। तो ये एक बात से ज़रा मन जो है खुश भी होता है कि यार चलो, अगर दूरदर्शन पे कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो उसको करने दीजिए, लेकिन हकीकत ये है। और अगर शुरुआती दूरदर्शन के अनुभवों की रोशनी में इस बात को परखें, क्योंकि तब दूरदर्शन या टेलीविज़न देखने का तो कोई आदत नहीं थी और जो आदत बनाई गई वो आप लोगों की कोशिशों से ही वो बनकर सामने आई। तो जो शुरुआती अनुभव थे दर्शकों के, उनकी क्या अपेक्षाएं थीं या उन अपेक्षाओं को भी एक तरह से कार्व किया जा रहा था आप लोगों की तरफ से, तो वो उस अनुभव के बारे में देखिए इरफान, जहाँ तक रेडियो का ताल्लुक़ है और दूरदर्शन का ताल्लुक़ है, और मेरा तो प्रिंट मीडिया और फिल्म से भी बहुत गहरा संबंध रहा, तो इन 4 विधाओं में काम करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सारी विधाएं अलग तो हैं लेकिन इंटर रिलेटेड भी हैं। आप ये देखिए कि रेडियो एक ज़माने में इतना पॉपुलर था कि जो लोग वहाँ पर ड्रामा आर्टिस्ट थे वो अपने नेम प्लेट और कार्ड पे लिखते थे कि AIR आर्टिस्ट, और वो फिर बाद में दूरदर्शन के साथ भी हुआ। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि दूरदर्शन की जो हेरिटेज थी और जो AIR की हेरिटेज थी वो बरकरार रही। और जहाँ तक टेस्ट का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई शक नहीं कि दूरदर्शन ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई जिसमें उसने दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। आप ये छोड़ दीजिए कि चित्रहार सबसे
पुराना कार्यक्रम है या कृषि दर्शन, अब किस चैनल पे कृषि दर्शन जैसा प्रोग्राम आता है। मुझे याद है कि मिसेस गांधी उसकी रेगुलर व्यूअर थी और उसका उद्घाटन भी 26 जनवरी के दिन हुआ था 1907, तो वो लगभग 50 साल हो गए कृषि दर्शन को। चित्रहार आज भी इतना कायम है। तो मैं ये कह देना कि चित्रहार या कृषि दर्शन ही दूरदर्शन है, ये बात गलत है, क्योंकि दूरदर्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो असीम है। क्योंकि उसमें आप देख लीजिए कि दूरदर्शन के नाटक एक ज़माने में बहुत लोकप्रिय थे, दूरदर्शन की टेलीफिल्म्स बहुत लोकप्रिय थी, दूरदर्शन ने जो संगीत के कार्यक्रम किए, आप तो खुद आर्काइव्स के साथ जुड़े रहे हैं और आपने देखा कि जो वहाँ पर अनमोल खजाना है दूरदर्शन का, वो दर्शकों तक लाया गया और दर्शकों का टेस्ट डेवलप हुआ। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि रेडियो श्रव्य माध्यम था, दूरदर्शन की अपनी लिमिटेशंस थी और बेशतर लोग जो थे वो आकाशवाणी से आए थे, तो वो एक आवाज़ की दुनिया का जादू था। और जिस वक्त आप दूरदर्शन पे देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि विजुअल भी आपके सामने है और उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट मिस हो जाता है। तो आपको ये भी देखना है कि दर्शक जो है वो कंटेंट से भी जुड़ा रहे और उससे पूरी तरह अपना वो भी प्रोग्राम का मज़ा भी ले। यहाँ पर हम ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआती दूरदर्शन में किन लोगों को आप याद करना चाहेंगे जिनकी वजह से चीज़ें बहुत उस दिशा में बढ़ती गईं जैसा आप लोगों ने सोचा होगा कि इस विशाल भारत जनमानस को किस तरह की चीज़ें केटर की जानी हैं और उसमें एक पॉलिसी के लेवल पर एक बहुत निर्णायक उनकी भूमिका होती है, फिर एग्जीक्यूशन में भी उनकी भूमिका होती है। उन लोगों के कुछ ग्राफिक नाम और उनकी क्वालिटीज़। देखिए, उस वक्त बहुत बड़े नाम दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए थे। पूला देशपांडे दूरदर्शन दिल्ली में थे, कमलेश्वर दूरदर्शन में स्क्रिप्ट राइटर थे, GT शुक्ल जो हमारे स्टाफ पे थे। इससे पहले कि सीरियल की शुरुआत हो, उन्होंने 2 बड़े लंबे सीरियल किए थे, एक शेख चिल्ली और एक और सीरियल उनका था जिसके 100 से भी ज़्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। तो जहाँ तक पॉलिसी का है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि दूरदर्शन एक सरकारी माध्यम था, और लेकिन मैं ये कहना है कि दूरदर्शन जो है वो एक एज ए प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल हो रहा था, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ और पूरी आज़ादी थी। और हाँ, एक वक्त ऐसा आया जो 2 साल का जो पीरियड था इमरजेंसी का, उस वक्त जो फ़िज़ा थी वो बड़ी दमघोटू थी और मुझे इसलिए भी उसका अनुभव है क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे आपको मालूम होगा कि मैं न्यूज़ का आदमी था और मेरा सिलेक्शन भी दूरदर्शन में एज न्यूज़ प्रोड्यूसर हुआ था। और वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें मैं अपने आप को घुटन महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि हम रोज़ एक ही बुलेटिन प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि अगर 4 हेडलाइन है तो चारों मिसेस गांधी की होती थी, अगर 5वीं हेडलाइन आ जाती थी तो वो संजय गांधी की होती थी। तो मुझे लगा कि इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है और न्यूज़ में वैसे भी क्रिएटिविटी की गुंजाइश कम होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब न्यूज़ से निकलना चाहिए। तो मैंने अपने डायरेक्टर थे नंदलाल चावला, उनसे जाकर रिक्वेस्ट की कि साहब मैं न्यूज़ नहीं करना चाहता। तो उनका पहला रिएक्शन ये था कि आपका तो सिलेक्शन न्यूज़ के अगेंस्ट हुआ, तो आप कैसे मना कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैं किन वजूहत से न्यूज़ छोड़ना चाहता हूँ। और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुझे लगा कि मुझे दूरदर्शन मैं छोड़ दूँ। वो एक माहौल उस वक़्त का ऐसा था। तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी जब मुझे ज़ोर दिया तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये वजह है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो। और इरफान साहब, मैं आपको सच बताऊँ कि मुझे सिवाय न्यूज़ के कुछ नहीं आता सिवाय पढ़ने लिखने का शौक़ था। तो मैं फिर एक उसमें फंस गया अपनी। तो उन्होंने मुझसे 2-3 बार बुला के पूछा कि तुमने क्या फ़ैसला किया है। तो मैंने कहा साहब मुझे आप पत्रिका प्रोग्राम दे दीजिए। तो उस वक्त हमारी एक कोलीग मधु मालती हुआ करती थी, वो करती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मधु मालती ठीक ठाक कर रही है, तुम कुछ और सोचो। तो मुझे इस दिन ऐसे ही मैंने BBC रेडियो पे कुछ डॉक्यूमेंट्री फीचर सुने और कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में मैंने ब्रिटिश काउंसिल में देखी। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है जो जिसमें दूरदर्शन ज़्यादा अग्रसर नहीं है और इसमें आना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं न्यूज़ के अलावा मैं डॉक्यूमेंट्री करूँगा। तो मुझे अब भी याद है कि जब वो मीटिंग चल रही थी तो हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बड़े तंज से कहा कि अच्छा फिर आप 6 महीने में एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करेंगे।
और यू विल हैव ए गाला टाइम। तो मुझे बात थोड़ी बुरी लगी और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको 15 से 1 महीने के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री करके दिखाऊंगा। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस तरह डॉक्यूमेंट्रीज़ का सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे याद है कि मेरी पहली असाइनमेंट जो थी वो मैंने की थी नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे। 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, भारत की खोज, जो बाद में श्याम बेनेगल ने किया। तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम में तो नहीं आ सकती। तो मैंने जो उस वक्त हमारे तत्कालीन निदेशक थे उनसे कहा कि साहब हम नेहरू पे 2 प्रोग्राम हर साल करते हैं, मई में और नवंबर में, तो क्यों ना हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पे 13 प्रोग्राम करें, जो सेंटेनरी में हर महीने एक प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा। तो उन्होंने कहा यार डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे तुम 13 प्रोग्राम करने की प्लानिंग कर रहे हो, क्या है? उसका वही बाद में महानिदेशक बने, उन्होंने श्याम बेनेगल 26 में करना चाहते थे, उनसे कहा कि 26 में नहीं होगा, आप 52 करिए। तो फिर आपने देखा होगा कि श्याम बेनेगल ने बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिक्र नहीं है वो उनको डालनी पड़ी। जैसे मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन उन्होंने डाला, अंधा युग डाला, तो उसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने क्योंकि 52 तक ले जाना था तो उनको फिर ये पैडिंग करनी पड़ी। तो इस तरह के कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब मैं देखता हूँ तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दूरदर्शन में क्रिएटिविटी की कमी थी या लोगों की कमी थी। लोगों में बड़ा हेल्दी कंपटीशन था और एक दूसरे के प्रोग्रामों पे बड़ी गर्मा गर्म बहस भी होती थी, उसे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था। अच्छा प्रोग्राम हो तो उसके एप्रिसिएशन भी मिलता था। तो इस तरह डॉक्यूमेंट्रीज में। और दूसरा फिर मैंने एक और जो मेरे लिए बड़ा अनुभव रहा वो रहा लाइव टेलीकास्ट का, सीधा प्रसारण का। वो फिर मुझे वर्षों के दशकों तक मैंने 30 जनवरी या 26 जनवरी का सीधा प्रसारण राजपथ से और लाल किले से 15 अगस्त का 2000 समारोह मैंने लाइव टेलीकास्ट किया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता कि मेरी उपलब्धियां कह सकते हैं आप। और तब आपने पुला देश पांडे का नाम लिया, आपने चावला साहब का नाम लिया, कुछ और नाम आपने लिए? कमलेश्वर जी का। वो कौन सी ऐसे गुण रहे होंगे इन आपके सहकर्मियों और वरिष्ठों के, जिनको अब आप आज जब देखते हैं तो पाते हैं कि वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुछ क्वालिटीज़ उनके अंदर थीं, जिन्होंने न सिर्फ एक टीम को एक साथ बनाए रखा बल्कि एक विशाल जनमानस के लिए एक रचनात्मक और सार्थक कार्यक्रमों की रूपरेखा। देखिए, दूरदर्शन की जब यहाँ पर भारत में लाने की योजना हुई थी तो वो बड़ा एक हैपजर्ड सा अटैम्प्ट था। एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर लगा था प्रगति मैदान में और उसमें फिलिप्स वालों ने एक टीवी का स्टॉल लगाया था और वो इतना इक्विपमेंट साथ लाए थे, वो अपना इक्विपमेंट नहीं ले जाना चाहते थे वापस। तो वो इक्विपमेंट दूरदर्शन को मिला और दूरदर्शन बड़ी सीमित फैसिलिटीज़ में शुरुआत हुई। हफ्ते में एक फीचर फिल्म 2 दिन दिखाई जाती थी, शनिवार और रविवार को। आधी आज दिखाई गई, आधी अगले दिन दिखाई जाती थी। फिर धीरे धीरे डेली प्रसारण शुरू हुआ 1 घंटे का। फिर एक ग्रोथ चलती गई। जहाँ तक आपने ये पूछा कि वो कौन से लोग थे, क्योंकि उस वक्त एक जो चैलेंज था, चुनौती थी, और मुझे ये लगता है कि उस वक्त हर आदमी में ये एक जोश था कि ये चुनौती जो है ये मुझे पूरी करनी है और ये मुझे करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो हमने, क्योंकि उस वक्त डे टू डे का वो था। अब देखिए 16 mm का कैमरा होता था, आप न्यूज़ भी कर रहे हैं तो जब तक न्यूज़ आएगी वो प्रोसेस होगी, और कई बार तो होता था कि 6 बजे फंक्शन कवर हुआ और 8 बजे के बुलेटिन में से, तो आप यू आर ऑन टेंडर हुक्स, लेकिन आप उसे एंजॉय करते थे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक जो एक चला आ रहा था कि जिन लोगों पुला देश पांडे ने बहुत अच्छे नाटक किए थे उस वक्त, कमलेश्वर ने बहुत अच्छे, वो तो स्क्रिप्ट राइटर थे, बड़े अच्छे स्क्रिप्ट लिखे। उसके बाद पी कुमार हमारे यहाँ थे, ए प्रताप थे, उन्होंने बहुत अच्छे नाटक दिल्ली से प्रसारित किए। और कृषि दर्शन का मैंने जिक्र किया तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था वो कृषि दर्शन को मिला, हमारे सहयोगी थे हंसराज सलूजा, वरिष्ठ। तो और दूसरा ये था कि मैं ये समझता हूँ कि जो दूरदर्शन का प्रोड्यूसर है
उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ही मस्ट नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। मेरे कुछ कोलीग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो 30 वर्ष तक एक ही प्रोग्राम करते रहे। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक ही चीज़ रोज़ करते रहेंगे तो आप पक जाएंगे, फिर उसमें डिटोरेशन आना शुरू हो जाएगा, वो हैकनीड हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज प्रोड्यूसर जो है कृषि दर्शन कर रहा है, कल वो स्कूल टीवी में है, परसों न्यूज़ में चला गया, क्योंकि बाद में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहा। तो ये जो चेंज ऑफ असाइनमेंट्स थी, अब मुझे याद है कि मेरी 2 फैसिनेशन थी बचपन से। एक तो मुझे जहाज़ों का बड़ा एक्साइटमेंट होता था, तो मैं एयरपोर्ट के पास रहता था, जैसे ही हवाई जहाज़ आता था हम कूद एकदम छत पे चले जाते थे और उसको निहारते रहते थे। और दूसरा, मैंने बचपन में अपने फादर के साथ कुछ शूटिंग देखी थी मुंबई में, तो मुझे लगता था कि यार जो आदमी कट बोलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, क्योंकि हर चीज़ जो है हॉल्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में 2 चीज़ें थी मेरे जहन में, और वो दोनों दूरदर्शन ने पूरी की। क्योंकि मैंने आर्म फोर्सेस पे लगभग 65 वृत्त चित्र बनाए, इसमें 15 तो एयरफोर्स पे ही थे। तो मुझे लगता है कि जो मेरी बचपन की एक दबी हुई ख्वाहिश थी, मैंने फाइटर प्लेन में खुद फ्लाइट किया टेस्ट पायलट के साथ लोकेशन देखने के लिए। बहुत से पहल जो थी दूरदर्शन में, वो हमने एयरफोर्स की फिल्मों में की। एयर टू एयर शूटिंग पहली बार हमने की। पहली कलर फिल्म थंडरबोल्ट जो थी वो दिल्ली दूरदर्शन में ही बनाई थी, जिसका मैं प्रोड्यूसर था। तो ये एक ऐसा सिलसिला था। तो जिस शख्स के लिए बचपन में जो 2 ड्रीम हो वो उसके पूरे हो जाएं तो उससे ज़्यादा उसे क्या चाहिए। इमरजेंसी के दिनों के बारे में थोड़ा सा ये तो बताया कि वो एक थोड़ा ऐसा समय था जब थोड़ा दम घोटू एक माहौल था। अब जब आप ये देखते हैं कि क्योंकि हर ऑक्यूपेशन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं जिनके साथ आपको बड़ा मन मार के भी तालमेल बिठाना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार आपको काम भी करना है, वो आपका एक प्रोफेशनल असाइनमेंट भी है, लेकिन कहीं मन के विपरीत भी कुछ चीज़ें जाती हैं। अगर उन मौक़ों की कुछ एनेक्डोट्स के साथ भी अगर आप जिक्र करना चाहें कि अगर वो चीज़ें ना होती तो और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से काम हो सकता था, तो आप देखिए इरफान साहब, मैं एक मामले में बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ। मुझे अपने कार्यकाल में दूरदर्शन में जो मैंने चाहा मैंने किया। ये मेरे ऑफिसर्स का मुझ में कॉन्फिडेंस था, या मुझे कुछ नया करने की हमेशा ख्वाहिश रहती थी, तो मैंने हर तरह के प्रोग्राम किए। मुझे याद है कि साठे साहब हमारे मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में खुशवंत सिंह को रोप इन कर लिया कि आप हमारे लिए कुछ प्रोग्राम करिए। तो खुशवंत सिंह कहते थे कि नहीं मैं दूरदर्शन में नहीं आऊँगा, वो टाइम बहुत वेस्ट होता है, वो लाइट होती रहती है, कैमरामैन नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो कटना चाहते थे। लेकिन साठे साहब इस बात पे अड़ गए। तो उन्होंने मुझे और हमारे जो डायरेक्टर थे सतीश गर्ग, उनसे कहा कि जाके आप खुशवंत सिंह से मिलिए, उनके साथ एक प्रोग्राम प्लान करिए और विद इन ए वीक ये प्रोग्राम एयर पे जाना है। तो मुझे याद है हम लोग, खुशवंत सिंह दोनों हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, हम उनके ऑफिस गए और उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरी दूरदर्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये जो साठे है उसने मुझे फंसा लिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप जो मैं करना चाहता हूँ वो करेंगे? तो डायरेक्टर ने कहा कि साहब आप जो चाहें हम करेंगे। तो उसने, लेकिन मुझे एक डेडिकेटेड प्रोड्यूसर चाहिए। तो उन्होंने कहा ये मेरे साथ हैं, जो शरद दत्त हैं, ये आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा नेचर एक बहुत फैसिनेशन है, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली इतना खूबसूरत शहर है जहाँ इतने पेड़ हैं, परिंदे हैं, ये हैं, और लोगों को उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो इस तरह ये वर्ल्ड ऑफ नेचर शुरू हुआ, और वो बहुत उसकी अच्छी, उस ज़माने में तो टीआरपी नहीं होती थी, लेकिन जो बहुत कामयाब प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम के दौरान मैंने 2 चीज़ें सीखी। जो खुशवंत सिंह को शिकायत का मौका ना मिलना चाहिए, तो मैं उनसे पूछ लेता था कि आप हमें कितना वक्त दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 1 घंटा। तो ये कोशिश रहती थी कि खुशवंत सिंह 55 मिनट में स्टूडियो से निकल जाए, मतलब उनको 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हमने कभी नहीं रोका। उसका नतीजा हुआ कि उन्होंने पूरी हमारे साथ 26 एपिसोड किए अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी। और उस वक्त ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो वो कहते थे यार कि ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर है, लेकिन काश कलर होता। बाद में फिर वो कलर जब टीवी हुआ तब और भी उस प्रोग्राम का करने में ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आप वो उसको तो डिस्क्राइब करते थे, रेड बोल रहे हैं तो वहाँ ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, तो अब वो आप देख सकते थे। तो वो एक इस तरह की, तो इसलिए जो आपने सवाल किया,
मुझे ऐसी पर्सनली कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मुझे फिल्म म्यूज़िक का शौक़ था। मैंने जितने भी फिल्मी म्यूज़िक डायरेक्टर से, सिंगर से, उनके साथ टीवी पे प्रोग्राम किए। एक बड़े भूले बिस्से कलाकार थे जगमोहन। मुझे अब भी याद है कि हम उनकी रिकॉर्डिंग के लिए उनको स्टूडियो बुलाया। उस वक्त दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जगमोहन। तो पूरा स्टूडियो जो है सुबह से साफ़ किया जा रहा है, गमले लगाए जा रहे हैं कि जगमोहन आ रहे हैं, जगमोहन आ रहे हैं। तो जब वो टेक्निकल डायरेक्टर आया तो उन्होंने कहा ये सेट क्या लगा रखा जगमोहन के लिए। मैंने कहा भाई ये दूसरे जगमोहन है, वो नहीं। तो इस तरह की बड़ी दिलचस्प चीज़ें हो जाती थी। तो लेकिन वो प्रोग्राम आज आर्काइव्स में है। और जगमोहन से जब मैं बॉम्बे में मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव गिवन मी न्यू लीज ऑफ लाइफ, क्योंकि लोग तो समझते थे कि जगमोहन मर कब गया। तो जब उनका नेशनल प्रोग्राम में वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो उसके बाद उनको कम से कम 10-12 प्रोग्राम लाइव कंसर्ट्स मिल गए। तो मैं उनके जब ड्राइंग रूम में गया तो मेरी उनकी एक तस्वीर लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि दादा ये क्या है। कहने लगे भाई आप मेरे अन्नदाता हैं। तो इस तरह की बातें अच्छी भी लगती हैं और ये भी लगता है कि आप एक ऐसे कलाकार को जो बिल्कुल भुलाया जा चुका था उसको टीवी के माध्यम से दोबारा आपने पुनर्जीवित किया। यही ख़याम साहब के साथ हुआ। जब ख़याम साहब का हमने 1 घंटे का फिल्म उन पर की तो ख़याम साहब को भी लोग लगभग भूल चुके थे। आज माशाअल्लाह वो 91 साल के हैं, उनकी उम्र लंबी हो। तो इस तरह के बहुत से अनुभव हैं। लेकिन मेरा जो सबसे मुझे याद है कि मैं दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू करना चाहता था। वो अच्छा, तो दिलीप कुमार साहब वाली बात पर अभी ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने टेलीविज़न प्रोड्यूसर और राइटर शरद दत्त के साथ। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बावजूद बिना कोई जिंदगी अब शहरत आपसे कोई भी ये बहुत ही सिलसिला मैं सिगरेट तो नहीं पीता मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज़ है? मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। और मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ शरद दत्त, जिनको आप दूरदर्शन के दिनों में बहुत सारे प्रोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए और उनकी राइटिंग्स के लिए जानते हैं। शरद जी, हम लोग बात कर रहे थे कि फिर जैसे आपने जगमोहन साहब का जिक्र किया, आपने ख़याम साहब का जिक्र किया और हमें मालूम है कि ये तो सिर्फ 2 नाम अभी फ़िलहाल आए और अभी हम लोग दिलीप साहब की बात कर रहे थे, तो वो सिलसिला आगे बढ़ा। देखिए, दिलीप कुमार कभी दूरदर्शन को अवॉइड करते थे और उस वक्त मुझे याद है 1976 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था दिल्ली में। इमरजेंसी का दौर था और दिलीप साहब आए हुए थे और उनका एक मीटिंग हुई। तभी हमारे डायरेक्टर चावला साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर डेली एक प्रोग्राम जाना चाहिए। उन्होंने कहा कल आप मुझे अपना शेड्यूल दीजिए। तो मैंने देखा जो 2-3 लोग जिनको असाइनमेंट दिया गया था तो सभी लोग जो प्रोग्राम बना कर आए वो अंग्रेज़ी में थे। तो मुझे ये लगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भले ही वो है नीश क्लास के लिए होता है, लेकिन हिंदी सिनेमा हमारा जो है जहाँ सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं उसको क्यों निगलेक्ट किया जाए। तो मैंने ये मीटिंग में कहा कि साहब कुछ प्रोग्राम हिंदी में भी होने चाहिए क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात से उनको भी कुछ पता लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप प्रपोज़ल दीजिए। तो मैंने 2 प्रपोज़ल दिए। एक मैंने दिलीप कुमार का इंटरव्यू का प्रपोज़ल दिया था, दूसरा मैंने ऋषिकेश मुखर्जी का इंटरव्यू, क्योंकि वो उनका भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। तो दिलीप कुमार साहब का को मनाना ही अपने आप में टेढ़ी खीर था। वो ना भी नहीं कर रहे थे और वक्त भी नहीं दे रहे थे। और इधर चावला साहब मुझे रोज़ कहेंगे दिलीप कुमार का इंटरव्यू क्या हुआ। तो फिल्म ये फेस्टिवल ख़त्म होने वाला था तो दिलीप
साहब को मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि साहब आप रोज़ कहते हैं कि वक्त दूंगा और आप मुझे बताइए कि आपने करना है या नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि आप अभी आ जाइए। अब जाहिर है कि आपको मालूम है कि एक इंटरव्यू के लिए जब स्पॉट पे जाना होता है, कैमरा क्रू चाहिए, ये चाहिए। खैर हम दिलीप साहब के यहाँ पहुँचे तो उनकी एक और कंडीशन थी कि मेरा इंटरव्यू जो है वो या शमीम करे या मकबूल जंग करे। तो मकबूल तो यहाँ थी नहीं इंडिया में, तो मैंने शमीम साहब को पकड़ा। तो शमीम साहब कहने लगे कि मेरी तो यूसुफ भाई से आजकल वो चल रही है कशीदगी, तो मैं ये इंटरव्यू कैसे करूँगा, और फिर मुझे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिव्यूज़ भी लिखने हैं। तो मैंने कहा 1 घंटे 1.5 घंटे में इंटरव्यू हो जाएगा। और आप ये देखिए कि वो इंटरव्यू 8 घंटे चला और 11 बजे में शुरू किया और 7:30-8 बजे ख़त्म हुआ। और उस इंटरव्यू को हमने 2 पार्ट में टेलीकास्ट किया। 90 मिनट का प्रोग्राम था, 45 मिनट ईच। और उस वक्त मैंने देखा कि दिलीप साहब कितने परफेक्शनिस्ट हैं। उन्होंने उन दोनों नागरा का वो था और उन्होंने कहा कि मैं ये जो भी हमने रिकॉर्ड किया इसको मैं सुन सकता हूँ। तो मैंने उनको हेडफोन दिया, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए इसको हम दोबारा करेंगे। तो शमीम ने भी कहा, मैंने भी कहा कि ये तो ठीक है। कहने नहीं, इसमें 2 तलफ़ुज़ जो हैं वो गलत हो गए और अगर ये टेलीकास्ट होगा तो लोग कहेंगे कि यूसुफ का तलफ़ुज़ इतना ख़राब। तो उन्होंने दोबारा किया। अच्छा। और अब उसकी एक मुझे वो इसलिए भी वो प्रोग्राम याद है कि उस प्रोग्राम में एक भी फिल्म क्लिपिंग उनकी नहीं है, वो सिर्फ खुद स्क्रीन पे हैं। उनकी इतनी शख्सियत और इतनी प्रेजेंस है कि आपको लगता ही नहीं कि आपको किसी फिल्म क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो दोनों इंटरव्यूज़ जो हैं वो आर्काइव्स के पास नहीं है, क्योंकि जब वो जलंधर टेलीकास्ट के लिए गए तो वहाँ के जो स्टेशन इंजीनियर ने कहा कि ये हमारे पास तो जगह ही नहीं रखने की। तो जो उसका वो था लेड था वो तो कबाड़ी को भेज दिया गया और जो टेप थे वो जला दिए गए। अच्छा। उसमें अज्ञे का इंटरव्यू था, बच्चन जी का इंटरव्यू था, बड़े ऐसे कुछ प्रोग्राम जो थे वो नष्ट हो गए। आपने जिन 2 लोगों के नाम लिए जिनको दिलीप साहब ने कहा कि या तो ये इंटरव्यू करेंगे या ये करेंगे, ये 2 लोग कौन थे? नहीं, एम शमीम को तो आप जानते होंगे। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, एम शमीम जो थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फिल्म क्रिटिक थे। वो बुनियादी तौर पर फिल्म फेयर में थे, लेकिन उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी और बॉम्बे का क्लाइमेट उन्हें सूट नहीं करता था, तो उनको टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। उनके दिलीप साहब से बड़े मरासिम थे और वो उनकी बड़ी समझ रखते थे। बनी रूबन एक शख्स थे, वो भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन बनी रूबन बॉम्बे में थे। तो शमीम क्योंकि दिल्ली में थे तो उन्होंने कहा कि मैं आई विल बी एट ईज विद हिम, क्योंकि दिलीप का इंटरव्यू करना भी तो अपने आप में बिल्कुल टेढ़ी खीर है। और मकबूल जो थी वो उनको पर्सनली बहुत जानती थी। अनीस जंग की बड़ी बहन थी वो, और उनका बहुत उनके घर आना जाना था, ये भी जब हैदराबाद जाते थे। तो उन्होंने ये 2 नाम सजेस्ट किए थे, मकबूल का नाम और एम शमीम का नाम। लेकिन बनी रूबन का नाम क्यों आया? नहीं, बनी रूबन का मैं कह रहा था कि बनी रूबन उनको जानते थे बहुत अच्छी तरह, लेकिन वो बॉम्बे में थे। अच्छा। इंटरव्यू दिल्ली में होना था। इंटरव्यू दिल्ली में होना था। आखिरी टेलीकास्ट इसका कब हुआ होगा? देखिए, इसका पहला पार्ट जो था वो तो दिलीप साहब ने खुद भी देखा, और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वो इमरजेंसी का ज़माना था, तो जो बाकी इंटरव्यू था उसके पीछे मिसेस गांधी का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। और उस वक्त कुछ ऐसे वो थे कि इस तरह का कुछ हो जाए तो एहतियातन उसको शेल्फ कर दिया कि इमरजेंसी के बाद दिखाया जाएगा। जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो फिर उसका 45 मिनट का दूसरा हिस्सा दिखाया गया, वो 77 एंड में। यानी कि जालंधर में इस इंटरव्यू के नष्ट होने से पहले कब आपने उसे देखा होगा, या कब तक की उसके ट्रेसेस मिलते हैं? वो तो बड़ा तारीखी प्रोग्राम था, उसको 2-3 बार रिपीट भी किया गया। मुझे याद है उन दिनों हम नए साल के प्रोग्राम पर भी आएंगे, वो मैंने बहुत साल किया। उन दिनों नए साल के प्रोग्राम बड़े लोकप्रिय थे दिल्ली के, तो उस साल का प्रोग्राम कुछ लोगों को पसंद नहीं किया गया। तो एक जो टीवी रिव्यू करते थे उन्होंने लिखा कि क्योंकि ये जो दिलीप साहब का इंटरव्यू था 29 तारीख को दिखाया गया और 30 तारीख को दिखाया गया। सन ये 80s की बात है, लेट 80s। तो उसने कहा कि इंस्टेड ऑफ शोइंग न्यू ईयर प्रोग्राम दे शुड हैव शोन द कंप्लीट इंटरव्यू ऑफ दिलीप कुमार। अच्छा।
तो वो अब उसे आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और उस इंटरव्यू का वो भी कहते हैं। वो दिल्ली टीवी ने बहुत बार रिपीट किया, और जब कोई नेशनल अंदर लिंक नहीं था तो टेप जाते थे वहाँ डिफरेंट केंद्रास पे, वो दिल्ली से टेलीकास्ट कर बॉम्बे जाएगा, कलकत्ता जाएगा, श्रीनगर जाएगा। तो जब जालंधर गया तो वहाँ उसका वो हश्र हुआ। अर्ली 90s में भी मैंने दिलीप साहब का एक इंटरव्यू देखा था जो शायद जयपुर दूरदर्शन ने किया था, श्रीनगर ने किया था। श्रीनगर ने किया था। कौन इंटरव्यू कर रहा था? वो मेरे ख्याल में हमारे स्टाफ के ही थे, अपने शायर भी थे, और मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। कश्मीर के ही थे? कश्मीर के थे। अच्छा। बाद में वो दिल्ली ट्रांसफ़र होकर आ गए थे डायरेक्टरेट में। तो वो दिलीप साहब की कोई शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। वो स्टूडियो इंटरव्यू था, और ये जो दिलीप साहब का इंटरव्यू था जहाँ वो रहते थे सागर अपार्टमेंट में, उसके 14th फ्लोर के फ्लैट में होता। तो अब आप ये देखेंगे शरद जी कि जिस तरह जालंधर में ये अनुभव एक सामने आया, जो कि कहा जाएगा कि अब बहुत पीड़ा पहुंचाने वाला है जब आप याद करते हैं, तो इसी सिलसिले में इस तरह के जो आर्काइवल कंटेंट है उसको लेकर पॉलिसी के लेवल पर क्या रहा, क्या उसके बारे में भी कुछ आप कहना चाहेंगे कि लंबे समय तक ऐसी चीज़ें जिनको बहुत संजो कर रखे जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि सबसे पुराना संगठन तो दूरदर्शन ही था, तो क्या रवैया था रहा लंबे समय तक आर्काइविंग को लेकर? बाद में तो हम जानते हैं कि वो थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ। नहीं, देखिए, इस बारे में इस दिशा में सोचा ही नहीं गया, जबकि दूरदर्शन से पहले आकाशवाणी में एक ट्रांसक्रिप्शन सर्विस है, आकाशवाणी का अपना आर्काइव्स है, जहाँ पर आप कुछ तमाम उस दौर की रिकॉर्डिंग में, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस का तो मेन काम यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल या पॉलिटिकल लीडर्स की सारी वहाँ रिकॉर्डिंग्स हैं, जिनका उन्होंने बाकायदा ट्रांसक्रिप्ट करके वो रखा हुआ है। आपको जो पोर्शन चाहिए आप उस स्क्रिप्ट में देखिए कि मुझे ये पोर्शन चाहिए, वो आपको मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन जो उनके म्यूज़िक के आर्काइव्स है वो बहुत रिच है, बहुत रिच है। दूरदर्शन ने तो इस दिशा में बहुत बाद में सोचा। आप तो खुद आर्काइव में रहे हैं। आमिर खान साहब की एकमात्र रिकॉर्डिंग जो थी दूरदर्शन के पास, वो आकाशवाणी की छत से मिली। जी। तो इस तरह की तो इस दिशा में काम होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब काफ़ी काम हो रहा है दूरदर्शन की आर्काइव्स में, और काफ़ी उसकी DVDs वगैरह जो हैं वो बहुत डिमांड में भी हैं, और DD भारती उन प्रोग्राम्स को रिपीट करता है। हाँ, मतलब यही कि आर्काइविंग को लेकर क्या शुरू में कुछ ऐसी चिंताएं थीं जिनको टर्न डाउन किया गया, या क्या? मैं समझता हूँ इस बारे में सोचा ही नहीं गया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि हम लोग अपने इतिहास के बारे में बड़े उदासीन हैं। हम लोग अपने इतिहास के बारे में ही नहीं जानना चाहते। तो जो अपने देश के इतिहास के बारे में नहीं जानना चाहता, वो दूरदर्शन के इतिहास के बारे में क्या जानना चाहेगा, उसके अंदर कौन से कार्यक्रम हैं उनके बारे में क्या जानना चाहेगा। तो ये एक रिग्मा रोल है जिसका शिकार दूरदर्शन हुआ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि दूरदर्शन को जो एक प्रॉपर इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, और टेक्निकली बहुत, इस वक्त मैं कुछ दिन पहले गया था वहाँ, बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट वहाँ पर है। रिकॉर्डिंग्स जो उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, और हम देखते हैं कि दूरदर्शन आर्काइव्स का एक चंक भी है नेशनल प्रोग्राम में जो दिखाया जाता है। तो बातचीत के इस सिलसिले में हम यहाँ आ पहुँचे हैं कि एक बार फिर आपसे ये पूछें कि दूरदर्शन के बनाए हुए कार्यक्रमों का समाज पर किस तरह का असर पड़ा होगा जब आप आज उसको थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। उसके कुछ आपको कुछ उसके प्रतिबिंब या कुछ उसके फीडबैक आज सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि किस तरह उसने हमारे देखने की आदत को शेप अप किया होगा, उसकी कंडीशनिंग की होगी और उसको इम्प्रूव किया होगा। देखिए, जो सबसे पहला नाम मेरे जहन में आता है वो है हम लोग का, क्योंकि हम लोग
पहला सोप ओपेरा था और वो एक पूरे उसको जहन में रख के बनाया गया था, क्योंकि वो जो हमारे उस वक्त तत्कालीन सेक्रेटरी थे SS गिल, वो मैक्सिकन ओपेरा उन्होंने देखा था और उनको लगा कि ये बहुत पावरफुल मीडियम है और उसमें बहुत से जो सामाजिक सरोकार थे उनको लिया गया था। उसमें ड्रिंकिंग थी, फैमिली प्लानिंग थी और भी बहुत से इश्यूज थे, करप्शन थी, जिनको बहुत अच्छा मनोज श्याम जोशी ने लिखा था। और मैं समझता हूँ कि वो दूरदर्शन का एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने समाज के प्रति अपना दायित्व भी निभाया और कामयाब भी रहा। उसके बाद अगर दूसरा सीरियल मेरे जहन में आता है वो बुनियाद। बुनियाद भी देखिए, क्योंकि एक ऐसे ईरा को था, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें जब तक किसी एक पर्सनल का इंटरेस्ट नहीं होता। उस वक्त हमारे DG थे हरीश खन्ना साहब, वो भी पार्टीशन अफेक्टेड थे और पार्टीशन जो है आज भी उसका दर्द लोगों को सालता है। तो हरीश खन्ना की बहुत ख्वाहिश थी कि एक ऐसा सीरियल बनाया जाए कि जो लोग पार्टीशन से अफेक्टेड थे वो किस तरह उन्होंने नए सिरे से बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रॉम ए स्क्रैच दोबारा रिस्ट्रक्शन हुआ उनका, कैसे वो दोबारा उठे और किस तरह। तो उनके जहन में रोल मॉडल्स थे। तो उन्होंने जोशी जी के साथ मिलके बैठ के बताया कि मैं ये चाहता हूँ और उस पैटर्न पर लिखा गया और रमेश सिप्पी ने उसको प्रोड्यूस किया। उसका भी बहुत इम्पैक्ट हुआ और वो इसलिए भी बहुत पसंद आया क्योंकि एक उसकी साइजेबल ऑडियंस जो थी वो भुक्तभोगी थी, जिन्होंने पार्टीशन को झेला था। मैं तो कुछ चंद महीने का था जब पार्टीशन हुआ, मुझे पार्टीशन की कोई याद नहीं है, लेकिन मैं लाहौर गया 2 बार। तो मुझे वो जो नॉस्टैल्जिया था, क्योंकि मैंने उसके सारे किस्से अपने माँ बाप से सुने थे और उनका तो ये, मेरी माँ का तो ये हाल था कि वो जब 65 और 71 की वार हुई तो कहती थी कि हम वापस जाएंगे। वो आज भी वहीं जी रही थी कि उनका वहाँ मकान था और मैंने उनको फ़ोन किया वहाँ से, लाहौर से, कि मैं उसी मकान से बोल रहा हूँ जो आपका मकान था। तो वो यहाँ रोने लगे, अरे तुम उस कमरे में इसे फ़ोन कर रहे हो। तो उनको बड़ा नॉस्टैल्जिया जो है वो बहुत एक नॉस्टैल्जिया का, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये घर वापसी ही तो है और क्या है। अच्छा, नहीं खैर, वापस हम उस पर आते हैं कि आपने हम लोग और बुनियाद का जिक्र किया जो कि एक तरह से आउटसोर्स किए गए, ये इन हाउस आउटसोर्स। हम लोग तो पार्टली दिल्ली दूरदर्शन का प्रोडक्शन था, उसमें दूरदर्शन का भी नाम आता था और उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी दूरदर्शन के थे। हाँ, लेकिन ख़ुद अपने बनाए हुए उन प्रोग्रामों का ज़रूर यहाँ पर जिक्र कीजिए जिनको लेकर आपको आज बहुत अच्छा लगता है कि ये आपने किया। बेशक लोग आज उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इसी बहाने उन प्रोग्रामों को, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करने और रेखांकित करने का ये वक्त है। एक प्रोग्राम मैंने आपको बताया वर्ड ऑफ नेचर, खुशवंत सिंह के साथ जो किया था। फिर खुशवंत सिंह के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, दिस इज़ दिल्ली के नाम से। उन दिनों नैम का कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रहा था और नैम के तमाम दुनिया के लोग यहाँ आए हुए थे, नैम कंट्री से। और उस प्रोग्राम को सुबह स्पेशली रिपीट किया जाता था ताकि वो ऑडियंस भी उसको देख सके, क्योंकि प्रोग्राम अंग्रेज़ी में था और वो लोग दिल्ली में थे तो उनको दिल्ली के बारे में पता चल सके। तो ये 2 कार्यक्रम तो मैंने खुद प्रोड्यूस किए थे, मुझे वो हैं। उसके अलावा और बहुत से कार्यक्रम हैं जो मुझे याद हैं कि सबा जैदी ने टेलीफिल्म की थी। एक मेरे साथी थे ट्रेनिंग में, बशीर बडगामी, उन्होंने पहली कश्मीरी फिल्म हब्बा खातून श्रीनगर से प्रोड्यूस की थी। इसी तरह अपना दूरदर्शन बम्बई के बड़े कार्यक्रम ऐसे थे जो वो किए गए। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ एक रस्म चलती है कि हम जयंती और पुण्यतिथि बहुत मनाते हैं नेताओं की और उनकी महापुरुषों की, तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो फिल्मों के हों या क्लासिकल म्यूज़िक के हों या हमारे लेखक हों, उनकी जयंती या पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई जाती। तो इस दिशा में हमने KL सहगल, मुकेश, इन लोगों पे प्रोग्राम बनाए जो बाद में कैलेंडर का हिस्सा बन गए। तो ये एक मैं समझता हूँ ये भी एक दूरदर्शन का एक बहुत वो था।
तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और उन दिनों की हमने कुछ यादें ताज़ा की जब आपके लिए बहुत ही सक्रिय और गतिविधि से भरा समय था। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना वक्त। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में आज थे शरद दत्त, जो कि एक जाने माने टेलीविज़न प्रोड्यूसर रहे हैं और बहुत ही मशहूर लेखक भी। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।